नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज हम फिर हाजिर हैं अपने साप्ताहिक सर्वे इंडिया का मूड लेकर। देश में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। हर पार्टी के अपने अपने वादे और दावे हैं। इन सबके बीच देश जानना चाहता है कि अब की बार किसकी सरकार। इसीलिए हम हर शुक्रवार सर्वे के जरिए आपको दिखाते हैं इंडिया का मूड। ये सर्वे इंडिया न्यूज और पोल स्टेट का साझा प्रयास है। इस सर्वे में हफ्ते के सबसे गर्म मुद्दे और अहम सवाल उठाए जाते हैं। इस हफ्ते के बड़े सवाल है, क्या गरीबों के लिए 72,000 रूपए सालाना देने के राहुल गांधी के ऐलान से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा? गरीबों के लिए कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा? और जनता की नजर में बड़े चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? चुनाव से जुड़े और भी बड़े सवाल हम उठाएंगे। इस सर्वे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बतौर मेहमान मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत। इनके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संजीव तिवारी, कांग्रेस विश्लेषक शुभ्रांशु राय और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सर्वे का पहला सवाल और उस पर इंडिया का। इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट सर्वे का पहला सवाल है, क्या राहुल गांधी के गरीबों को 72,000 रूपए सालाना देने के ऐलान से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा? इस सवाल पर 10.30% लोगों ने फिलहाल कोई राय जाहिर करने से मना कर दिया, जबकि 29.90% लोगों का मानना है कि इससे कांग्रेस को यकीनन फायदा होगा। 15.40% लोगों को लगता है कि राहुल के इस ऐलान से कांग्रेस को थोड़ा फायदा तो जरूर होगा, जबकि 44.40% लोग मानते हैं कि राहुल के इस वादे से कांग्रेस को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। तो सीधे चलते हैं हमारे गेस्ट के पास और सबसे पहले मैं चलूंगा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास। राजपूत जी, आधे आधे में बटा हुआ है ये पूरा मामला। ऐसा लगता है कि अगर हाँ और थोड़ा बिल्कुल को अगर मैं जोड़ देता हूं तो उसके बाद 45% के आसपास पहुंच जाता है ये पूरा मामला, कि लोग ऐसा मानते हैं कि शायद कांग्रेस को फायदा हो सकता है। 44% लोग बोल रहे हैं कि हाँ जरूर फायदा होगा, 44 से 45% के बीच। और अगर मैं जोड़ दूं यहाँ पर हाँ यकीनन और हाँ थोड़ा, तो वो 30% है और 15% है। तो ऐसे में बराबर बराबर का मामला छूटता है ये। आपको नहीं लगता कि ये राहुल गांधी का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था और इसमें भी बराबरी का मुकाबला छूट रहा है? तो लोगों को ठीक से ये पूरा मामला कम्युनिकेट नहीं हो पाया है, आप बता नहीं पाए हैं लोगों को ठीक से कि आखिर इस स्कीम को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। दीपक भाई, सहमत हूं आपसे, बहुत जल्दबाजी है। पिछले एक हफ्ते में ये बात आई है और एक हफ्ते में जिस तरीके से बाकी सारी बातें हुई हैं, अब आगे आने वाले में अगर एक हफ्ते के अंदर 45% लोगों ने कहा है कि हाँ और आंशिक फायदा होगा, तो निश्चित तौर पर अगले 15 से 20 दिनों में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या इसके बारे में जब जानकारी पूरी आ जाएगी आप सारी जनता के पास, तो ये आंकड़ा आपका बहुत बढ़ जाएगा। और हमें मालूम है आज की डेट में कि हमने जितने भी वादे आज तक किए हैं जनता से, वो सारे के सारे जनता से वादे पूरे किए हैं। चाहे हमने गरीबी हटाने की बात के साथ में, चाहे हमने प्रथम हरित क्रांति की बात की हो, प्रथम हमने दुग्ध क्रांति की बात की हो, बैंक के नाम राजाओं का प्रिसीवर्स खत्म करके बैंकों। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपने गरीबी हटाने की बात करी थी, क्या गरीबी हट गई? इंदिरा जी का बड़ा फेमस नारा था ये, क्या गरीबी हट गई? हाँ जी जी जी। दीपक भाई, ये कोई और लोग पूछे तो खैर मतलब मुझे जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन आप जैसा जो विद्वान शख्स है वो इस बात को पूछे तो समझ में नहीं आता। मैं आपको बता देता हूं कि 1970 में जो जनसंख्या थी उस हिसाब से गरीबी बहुत कम हुई। सच्चाई है, आज जितनी जनसंख्या, अगर आप 2004 से 2014 का आंकड़ा लें तो 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। और ये जो वर्तमान स्कीम है, इसमें हमारा काम है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। एक दिन में गरीबी ना तो हट सकती है, और सच्चाई दूसरी सबसे बड़ी ये भी है कि जिस प्रकार से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिस हिसाब से आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है और जिस तरीके से हमारे पैमाने बदले हैं, 1970 की जो गरीबी का पैमाना अगर आप आज ले लीजिए तो कोई भी गरीब नहीं है, अगर आप 1970 की गरीबी का पैमाना लेते हैं। लेकिन अगर आज की गरीबी का पैमाना लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये गरीब हैं जिनको कि हम ऊपर लाना चाह रहे हैं। आज हम यही तो बात कह रहे हैं कि 12,000 रुपए पर मंथ इनकम होनी चाहिए। क्या 1970 में हम कहते थे कि 12,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए? 1970 में तो ये पैमाना दूसरा था। ठीक है नुपुर, इस पायलट प्रोजेक्ट पर पहले भी काम किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में 500 रुपए एक महिला और पुरुष को और 150 रुपए बच्चों को दिए गए। तो क्या कारण है बीजेपी ने मिनिमम यूनिवर्सल बेसिक ट्रांसफर स्कीम से परहेज किया और इसको कांग्रेस ले उड़ी? ऐसा क्या कारण है?
हमने परहेज नहीं किया, हमने सवाल उठाए। सबसे पहले राजपूत जी कहते हैं कि अभी स्कीम के सारी की सारी जो डिटेल्स है आई नहीं है। आपने बिना डिटेल के स्कीम ही अनाउंस कर दी। वाह, मतलब कि आपकी नीयत में खोट है। दूसरी बात, आपने ये कहा राजपूत जी कि हमने सारे वायदे पूरे करे। भाई साहब, 50 साल में तो गरीबी हटाओ का नारा का वायदा पूरा नहीं कर पाए आप, तो कितना आप पूरा कर लेंगे? ये इससे साबित होता है कि सिर्फ एक परिवार की गरीबी हटी है और उनकी अमीरी आई है। एक गरीब किसान रॉबर्ट वाड्रा नामक इंसान की, जो गांधी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, दामाद है सोनिया गांधी के, सिर्फ उनकी गरीबी हटी है, बाकी सब तो गरीब जो है वो है। लेकिन अब असल एक चीज आती है, राजपूत जी ने बहुत बड़ी दीपक जी ने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आंकड़े दिए। मैं आपको जरा 2-3 चीज बता दूं। आपने कहा कि गरीबी रेखा से ऊपर हम ऐसे लोग लाए थे। यूपीए 1 की सरकार के अधीन इन्होंने मैनिपुलेशन किया था। इन्होंने यूएन के आंकड़े लेके बीपीएल का डेफिनेशन चेंज करके ये अनाउंस किया था। और आपको याद होगा दीपक जी, उस टाइम आप भी पत्रकार तो मैं भी राजनीति में थी, कि भाई ऐसा है कि दिन में $50 अ डे से ऊपर जो कमा रहा है, मतलब उस जमाने में 22 से 23 रुपए जो कमा रहा है, वो बीपीएल के ऊपर आ जाता है। मतलब लगभग 650 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो आप अमीर हो गए, बीपीएल के आप ऊपर आ गए। अगर इस आंकड़े मैनिपुलेशन से अगर आप गरीबी हटाएंगे तो थैंक यू सो मच। अब स्कीम की डिटेल पे आ जाती हूँ। पहले राहुल गांधी अनाउंस करते हैं 12,000 महीना, शाम को इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझसे टीवी पे कहते हैं 6,000 रुपए महीना, अगले दिन सुबह दूसरे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं 12,000 रुपए महीना, फिर राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं 72,000 रुपए महीना, सालाना नहीं। तो ये तो मुझे वैसी स्कीम में स्कैम नजर आ रहा है कि भैया 72,000 रुपए अगर 12,000 रुपए महीना कह रहे हैं तो 1,44,000 हुआ, तो आप 72,000 रुपए कैसे कह रहे हैं? या तो आपका ये स्कैम है कि 72,000 रुपए शायद हम दे दें, बाकी 72,000 रुपए गरीब किसान जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा को दे देंगे, क्योंकि आपने सिवाय स्कैम के कुछ इस देश को दिया नहीं। दूसरी बात मैं बता दूं तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स तो ये कह रही है 2030 तक इस देश से गरीबी हट ही जाएगी। तो आप कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं? 7th पे कमीशन कहती है कि महीने का मिनिमम वेज इज 18,000 रुपीज, तो आप 12,000 किस आंकड़े के हिसाब से दे रहे हैं? और आज की तारीख में कोई भी हाउस होल्ड में इंडस्ट्रियल लेबरर की फैमिली इंक्लूडेड ऐसा कोई है नहीं जिसको 12,000 रुपए से कम मिलता है। तीसरी बात, वही आधार जिसका आपने पार्लियामेंट में विरोध किया था और सर्वोच्च न्यायालय ने भी विरोध किया था, उसी के तहत डीबीटी हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस कराया है। जिस डीबीटी के तहत आपने ये स्कीम अनाउंस करी बिना किसी डिटेल्स के, आपने खुद ही आज आपने मान लिया कि आपको स्कीम की डिटेल्स नहीं पता। तो मैं आपको बात बता दूं, जिस डीबीटी आधार की आप बुराई करते हैं, उस डीबीटी आधार के हिसाब से तो अभी की वर्तमान सरकार 15,000 रुपए दे ही रही है, हर परिवार में दे रही है। ठीक है, और हर बैंक अकाउंट में राजपूत जी, तो मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। राजपूत जी, आपने ये समझाया कि 3.5 लाख रुपए आप कहां से उठाएंगे, क्योंकि अभी की सारी योजनाएं, जिसमें से 130 में से 55 योजनाएं जो एक्चुअली परिवार को बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट करती है। इसको चुप करेंगे आप तब तो मैं कुछ बोलूंगा ना दीपक भाई। इस तरीके की जो रामायण, ठीक है नुपुर, यही अगला काउंटर सवाल मेरा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आपके अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वो कहते हैं धमाका होगा, वो कहते हैं कि हम 6,000 रुपए महीना यानी 72,000 रुपए सालाना लोगों को देंगे जिनकी इनकम अगर 12,000 से कम है तो उनकी बेस लेवल को 12,000 लाएंगे। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि आप बाकी के डिटेल चिदम्बरम जी से पूछ लीजिए। मतलब राहुल गांधी जी को भी पता नहीं है कि वो स्कीम को कैसे लॉन्च करेंगे। चलिए, उनको पता नहीं है, मैंने मान लिया। सुरेंद्र सिंह राजपूत बताएं कि स्कीम को कैसे लॉन्च किया जाएगा पूरे देश भर के अंदर। 2 लाइनों में बताएं मुझे, ताकि गरीब समझ पाए कि वाकई में आप कोई ब्लफ नहीं खेल रहे हैं, हकीकत की बात कर रहे हैं। दीपक भाई, जब हम कोई योजना लाते हैं तो उसको ब्लफ कहा जाता है, जब प्रतिपक्ष कोई अपनी योजना लाता है तो उसको ब्लफ कहा जा रहा है। नहीं, मैं ब्लफ नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 15 लाख रुपए से लेके बाकी सारे जुमले करती है, तो भटकाइए मत। आप बताइए कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होगा, कैसे उसकी बेस इनकम डिसाइड होगी। बता देता हूं कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं दीपक, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, तो अब मेरे को बोल लेने दीजिए। मुझे आपकी आवाज नहीं सुन रही। चलिए खत्म कर, बोलिए आप। दूसरी बात मैं अब आपको बता देता हूं,
अंदाजे से जवाब दे रहा हूं मैं आपको। एक बात तो नूपुर जी ने इतनी ज्यादा रामायण कर दी कि उसका कोई कहने का फायदा नहीं है। ये लोग चुनावी रणनीति, राजनीति जो भी बात करते हो करते रहे, लेकिन हमारी योजना गरीबों के लिए है, 5 करोड़ परिवारों के लिए है, 25 करोड़ लोगों के लिए है। हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि इसको लेकर के हमारे पास पूरी योजना है और इस पूरी योजना का हम काम कर रहे हैं। और रही बात पैसा कहां से आएगा, तो इस चीज को हम पहले से बता दें कि पैसा उस जगह से आएगा जो अनिल अंबानी सहित सारे अडानी और अंबानियों की जेब में आदरणीय नरेंद्र मोदी ये रामायण मुझे नहीं चाहिए, ये रामायण मुझे नहीं चाहिए। पैसे को हम उनकी जेब से निकालेंगे और वो पैसा हम देंगे। रणदीप सुरजेवाला भी एक्सप्लेनेशन देने आए। क्या आपको समझ में आया है कि ये स्कीम कैसे लॉन्च होगी, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये निश्चित है और ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे अभी तक आपकी आवाज नहीं सुन रही थी। आप एक मिनट में रुक जाइए। उमाकांत जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप भी कन्वीनियंटली सुनते हैं और कन्वीनियंटली सुनना बंद कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले कोई घोषणा की है कि वो ये करेंगे, तो वो जो करने की वो उन्होंने ऐलान किए है, तो उनको पहले वो पुल तो आने देना चाहिए कि वो सरकार में आए या सरकार का हिस्सा बने नई सरकार का। उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो सटीक होगा उस समय की उनको कसौटी पर खरा उतारा जाए। सवाल ये है कि योजना इंप्लीमेंट कैसे होगी। सरकार में आए, सरकार में वो योजना को इंप्लीमेंट करे, वो बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं समझा पाए। उन्होंने कहा चिदम्बरम जी से पूछ लीजिए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, क्या आप समझ पाए कि योजना कैसे इंप्लीमेंट होगी? मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा टेक्निकल मामला है। इसमें इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, इन्वॉल्व है। इसमें राज्य इन्वॉल्व है, जिनको राज्य की मशीनरी को इम्प्लीमेंट करना है। इसके तमाम तरह के दाव पेच है। इसलिए इस निष्कर्ष पर ये पहले ही पहुंच जाना कि ये फेल हो जाएंगे, ये जल्दबाजी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर उन्होंने कोई वादा किया है, और मुझे लग रहा है कि अगर वो वादे पर खरा नहीं उतरते, तो उनको पता है कि 2019 के चुनाव के कुछ दिन बाद असेंबली के इलेक्शंस होंगे, और अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करने में 2019 में वो इम्प्लीमेंट तो तब करेंगे ना जब वो सरकार में आए। पहले तो यही कंफ्यूजन है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सरकार में आने के बाद करेंगे, जाहिर सी बात है। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका रोडमैप क्या है मुझे बताइए। कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, 2 लाइन में बताइए, मुझे भी भाषण नहीं चाहिए। इसमें एक चीज है कि संसाधन कहाँ से बटोरेंगे, तो उन्होंने उसका एक मोटा खर्च जी, मैं यही जानना चाहता हूँ। आप सरकार में बिठा रहे हो, जिस तरीके उमाकांत जी, हम जैसे ही हम सरकार में बैठेंगे, आदरणीय दीपक चौरसिया जी, जैसे हमने मनरेगा इंप्लीमेंट की थी, जैसे हमने 72,000 करोड़ की कर्ज माफी इंप्लीमेंट की थी, उसी तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे। 3 लाख करोड़ रुपए हर साल देश के अमीरों के माफ किए जाते हैं। एनपीए और वो टैक्स, ये बात सुरेंद्र सिंह जी आपको भी नहीं पता कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। नुपुर जवाब दीजिए, आपको भी नहीं पता कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मुझे भी नहीं पता, राहुल गांधी को भी नहीं पता। नुपुर जी देखिए, ऐसा है ना दीपक भाई, आपको तो सब पता है, लेकिन आप जानना नहीं चाहते। कहते हैं जिसको ये जरूर है कि वो मजे में है, या तो वो गरीब हो या नहीं। जवाब सुन लीजिए नुपुर जी का। मोदी सरकार के अधीन तो आपने नुपुर जी आपने मोदी सरकार के अधीन तो मनरेगा को आपने नाश कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जब आप बीच में बोलती है तो आपको समझ में नहीं आता। 3.5 लाख हमें कोई डर नहीं लग रहा है। मुझे प्लीज हमने तो बता दिया। आपको समझ में नहीं आया तो ये आपके कान का दोष है और आपके नहीं, आपने नहीं बताया सुरेंद्र जी, आपने नहीं बताया। आप टेक्निकल पॉइंट के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। नुपुर एक लाइन में जवाब से मुझे अगले सवाल पर जाना है। तो हम क्या कहते हैं? बारी बारी मैं आ सकती हूँ दीपक जी? बिल्कुल दीपक जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। दीपक जी मैं इनके ऊपर नहीं बोली, पता नहीं है दूसरों के ऊपर क्यों बोलते हैं। ऐसे तो साफ नजर आता है कि इनकी ये स्कीम में भी स्कैम है। वही तो मैं कह रही हूँ, इनके पास पैसे नहीं थे ओआरओपी के लिए 500 करोड़ निकाल के रखे। अरे नुपुर जी, हमारी स्कीम में कोई स्कैम नहीं, स्कैनर तो आप लोग हैं। अडानी और अंबानी के स्कैनर, अडानी अंबानी के चौकीदार आज की डेट में स्कैम की बात कर रहे हैं। 2019 तक तो पी चिदम्बरम कह रहे थे वेयर इज द मनी। 2014 मार्च में मैंने कहा ना कि अडानी और अंबानी के चौकीदार आज की डेट में स्कैम की बात कर रहे हैं। आप यही नहीं बता पा रहे कि 3.5 लाख करोड़ आप लाएंगे कैसे। मैं आपको याद दिला दूं क्या ठीक है, आंकड़े
अरे हम आपसे यही तो चौकीदार आज की डेट में स्कैम की बात कर रहे हैं। मनी आप यही नहीं बता पा रहे कि 3.5 लाख करोड़ आप लाएंगे कहां से? मैं आपको याद दिला दूं कि आप ठीक है, के आंकड़े नुपुर और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप दोनों एक एक गिलास ठंडा पानी पीजिए। हम सर्वे पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम कोई इलेक्शन के रिजल्ट नहीं बता रहे हैं। हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और अगले सवाल की ओर जाएंगे, जिसमें अगला सवाल हमारा है कि गरीबों की सहायता करने में इनमें से कौन सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा। इसके नतीजे क्या है बताएंगे ब्रेक के बाद। सिंपल इमरजेंसी दिखा रहे हैं आपको इंडिया न्यूज पोस्ट स्टैट सर्वे का दूसरा सवाल है, गरीबों की सहायता करने में इनमें से कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा। इस सवाल के जवाब में 57.70% लोगों की राय है नरेंद्र मोदी, जबकि सर्वे सैंपल के 23.60% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी गरीबों की सहायता करने में बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे। 2.70% लोग प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं, जबकि 1.40% लोग इसके लिए अखिलेश यादव, 2.60% लोग ममता बनर्जी और 4.80% लोग अरविंद केजरीवाल को बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा 4.20% लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और 3% लोगों को इनमें से कोई भी नाम पसंद नहीं है। यानी हमारे सर्वे में सबसे ज्यादा 57.70% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी गरीबों की सहायता करने में सबसे बेहतर पीएम हैं और आगे भी साबित होंगे। और चुनावी वादों को पूरा करने के लिहाज से इनमें से कौन सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, ये हमारा अगला सवाल है। इंडिया न्यूज पोल स्ट्रैट सर्वे का तीसरा सवाल है, चुनावी वादों को पूरा करने के लिहाज से इनमें से कौन ज्यादा भरोसेमंद है। इस सवाल के जवाब में 55.90% लोगों की राय है नरेंद्र मोदी, जबकि 23.20% लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया है। इनके अलावा 3.50% लोगों का मानना है कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिहाज से प्रियंका गांधी ज्यादा भरोसेमंद हैं, जबकि 1.70% लोग अखिलेश यादव, 1% लोग ममता बनर्जी, 4.50% लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया है। इसके अलावा सर्वे में 4.30% लोग कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं दिखे और 5.90% लोगों की राय है इनमें से कोई नहीं। यानी हमारे सर्वे में सबसे ज्यादा 55.90% लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी चुनावी वादों को पूरा करने के लिहाज से सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। तो क्रेडिबिलिटी के लिहाज से देखा जाए, चाहे गरीबों की सहायता हो या चुनावी वादों को पूरा करने की बात हो, नुपुर शर्मा जी, प्रियंका गांधी 5% से भी कम पर हैं। इस रैंकिंग को देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए उनका मैं तक कहूंगी कि उनकी बहुत डिलेड एंट्री है पॉलिटिक्स में, मे बी उसकी वजह से। लेकिन मैं कुछ और आना चाह रही थी। बहुत आपने जो 2 सर्वे दिखाए, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे ऊपर कोई ना बोले, इससे साफ जाहिर होता है जो कि आप ये तो कह रहे हो गरीबी हटाएंगे और 50 साल भी बाद भी कह रहे हो और हम इतने पैसे दे देंगे। भैया 70 साल की आपको सरकार चलाने का मौका मिला, खाते तो खोले नहीं बैंक तक में, 34 करोड़ खाते तो हमारी सरकार आने के बाद खुले हैं। और अभी मैं अन्य कुछ मीडिया के कुछ अर्थशास्त्री ने कुछ एक बयान दिए हैं, मैं अन्य मीडिया चैनल का यहाँ पे कोट करूंगी, मीडिया चैनल का नाम ना लेते हुए, कि ये स्कीम जो ये समझा नहीं पा रहे राजपूत जी यहाँ बैठ के, इसको लागू करने के लिए मध्यम वर्ग का कर का बोझ 70% बढ़ेगा। तो यहां तो मोदी सरकार मध्यम वर्ग का कर का बोझ कम करती है, सीलिंग को 2.5 लाख से 5 लाख ले जाके, कि 5 लाख तक की जिसकी आय है सालाना उसको टैक्स ना देना पड़े। ये उसी मध्यम वर्ग को 70% और टैक्स करके बोझ में डुबा देंगे। देखिए साफ सी बात ये है, ये जनता अच्छी तरह जानती है, सिर्फ एक खानदान की ही गरीबी हटी है। नहीं तो राहुल गांधी बिना व्यवसाय के उनकी आय 55 लाख से 9 करोड़ कैसे हो गई, इसका जवाब आज तक दिया नहीं। तो जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। चोरी मामले में दोषी पाया गया है दिल्ली उच्च न्यायालय से, वो दूसरे की गरीबी क्या दूर करेगा? सुरेंद्र जी, नुपुर जी का आरोप है कि राहुल गांधी खुद स्कैंडल करके, स्कैम करके अपनी आय कई गुनी कर चुके हैं।
तो राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्यों ये पिछली सरकार क्या सो रही थी? ये कायरों की सरकार है। नहीं, वो जमानत पे है। इस तरीके के अगर स्कैम सुरेंद्र सिंह राजपूत जी वो जमानत पर है। राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर है, बेल पे बाहर है। जिस तरीके अरे भैया बेल पे बाहर है। अरे एफआईआर के बदले में बेल पर बाहर है वो। दीपक भाई बेल पर बाहर है। आपके राहुल गांधी बेल पे बाहर है। नूपुर और दीपक चौरसिया अपनी अपनी बार है। अरे वो बेल पे बाहर है। बेल पे तो क्या नाम नूपुर शर्मा आपकी पूरी पार्टी है। वो तड़ी पार भी बेल पर बाहर है। और वो नरेंद्र मोदी की बात छोड़ो, उसको तो क्या है क्या नहीं है, अडवाणी से लेके मुरली मनोहर जोशी से लेकर के, और ये सारे के सारे बेल पर है। पूरी सरकार आपकी बेल पर है। अपराधियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। पहली चीज तो दीपक चौरसिया, अगर आपको ये बात करनी है और नूपुर शर्मा को बीच में दिलवाना है तो मैं आपके ऊपर भी आरोप लगाऊंगा कि आप जो है मुझे चुप, मैं जो समझा पा रहा हूं उसको तो आप चिल्ला नहीं रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, ये भाषा की बदतमीजियां बंद कीजिए। अब आप हमारी बात सुनिए आराम से। नरेंद्र मोदी जैसा झूठा, नरेंद्र मोदी जैसा मक्कार, नरेंद्र मोदी जैसा झूठ बोलने वाला आदमी ना तो आज तक आया है और ना ही कभी आएगा। और राजपूत जी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि हम आपस में भाषा का संयम बनाए रखें। सवाल आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पर कम से कम प्रधानमंत्री को चुप रहना चाहिए। रही बात जिस मामले में वो बेल पर है, आपको भाषा का मालूम है? आपको मालूम है हमारा कोई नेता प्रधानमंत्री झूठा है, प्रधानमंत्री मक्कार है, प्रधानमंत्री चोर है। राजपूत जी आप जैसे डिसेंट आदमी पर ये शोभा नहीं देता। नूपुर शर्मा चाहती है कि वो कह दे और उसके बाद सारी चीजें बीच में बोले, और दीपक चौरसिया उसका साथ दे रहे हैं। पूरा करके दीपक चौरसिया उसका साथ दे रहे हैं क्योंकि हमसे जवाब नहीं लेना चाहते। और ये आप लोग अरे धैर्य मत खोलिए, आवाज को बचा के रखिए। अभी बहुत आपको डिबेट में आना है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आवाज को बचा कर रखिए। ठीक है, मेरी आवाज की चिंता मत करो। आप जैसे लोग मेरी आवाज नहीं बंद कर सकते। अब आप सुन लो मध्यम वर्ग के लिए, अब आप सुन लो सारी चीजों के लिए। अब ये नूपुर शर्मा लगातार बकबक करती रहेगी, क्योंकि इसलिए ये जवाब नहीं सुनना चाहती है। नूपुर शर्मा जवाब नहीं सुनना चाहती क्योंकि अपराधियों की पार्टी की है। अपराधियों की पार्टी के लोग और जो आर्थिक अपराधी हैं, जो अडानी से लेकर के अंबानी तक का पैसा डकैती डाल करके देते हैं उन लोगों को, वो लोगों की पार्टी की नेता है। ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। राजपूत जी और नूपुर शर्मा जी, किसी को कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। जनता को डिसाइड करने दीजिए कि कौन किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडिया न्यूज पोल स्ट्रैट सर्वे का चौथा सवाल है आपके लिए। इनमें से कौन सा चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा है? सर्वे में 19.20% लोगों ने माना है कि उनके लिए पाक प्रायोजित आतंकवाद सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। 16.40% लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को, 0.30% लोग राफेल को, 11.80% लोग न्यूनतम आय गारंटी को और 17.60% लोग भ्रष्टाचार मुक्त छवि को बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। इसके अलावा 3.50 लोगों ने नोटबंदी को बड़ा चुनावी मुद्दा बताया, जबकि 14.40% लोगों का कहना है इनमें से कोई नहीं, और 16.80% लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा 19.20% वोटरों के मुताबिक पाक प्रायोजित आतंकवाद और 16.40% वोटरों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा इस चुनाव के बड़े मुद्दे हैं। और आइए देखते हैं अगला सवाल, जो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि चुनावी मुद्दे क्या हैं ये अंततः जनता को डिसाइड करना है, लेकिन जनता हार और जीत भी डिसाइड करती है। उसके बारे में हमारा सर्वे क्या कहता है। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच राजनीतिक टक्कर कैसी होगी, आइए वो देखते हैं। इंडिया न्यूज पोल स्ट्रैट सर्वे का 5वां सवाल है, क्या स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी को हरा पाएंगी? इस सवाल के जवाब में 29.20% लोग कहते हैं हाँ यकीनन। 9.30% लोगों को लगता है हाँ कुछ हद तक, जबकि 6.20% लोगों की राय है कुछ हद तक नहीं, जबकि 32.40% लोगों का मानना है
कि स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगी। इसके अलावा 22.90% लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा 32.40% लोगों का कहना है कि अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को नहीं हरा पाएंगी। प्रोफेसर संजय तिवारी जी, अगर मुद्दों की बात करें तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा या पब्लिक के लिए सबसे बड़ा रेलिंग पॉइंट आपकी नजर में क्या है? क्योंकि हमारा सर्वे कहता है कि पाक प्रायोजित आतंकवाद अगर ये है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की पिच को बड़ा करने की कोशिश कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये ठीक स्ट्रैटेजी है चुनाव के लिहाज? देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है दीपक भाई कि सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के दो मुद्दे हैं जो दो परस्पर संबंधित हैं, वह है पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी। अगर इन दोनों के परसेंटेज को आप जोड़ लेंगे तो यह लगभग हो जाता है 35% से ज्यादा। जब 35% लोग इन दोनों चीजों से राय रखते हैं और साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो मोदी जी का नारा है, तो मुझे लगता है स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे लगातार काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी अपने प्रत्येक रैलियों में जिस राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीयता की भावना की बात कर रहे हैं और दूसरा जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, देश की जनता ने उनके मुद्दों के ऊपर लगातार मुहर लगा दिया है और यह मुहर लगाना अपने आप में सिद्ध करता है। और दूसरी तरफ जो अभी हमारे सुरेंद्र भाई नारा लगा रहे थे लगातार राफेल का, और जो वो लगा रहे थे कि चोर है, वह किस तरह से धराशायी हो गया आपके सर्वे में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब यहां तक कि 0.3% लोग ही राफेल को मुद्दा मानते हैं। अतः स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आतंकवाद मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, आतंकवादियों के समाज के खात्मे की बात कर रहे हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। तिवारी जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा और आतंकवाद का मुद्दा खाली नरेंद्र मोदी का कैसे हो गया, जरा ये बताइए। आप तो सबूत मांग रहे हैं सबूतों से। सुरेंद्र जी, आप तो सबूत मांग रहे हैं और कांग्रेस और आप समझिए इस बात को, सबूत कौन मांग रहा है आपको जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में विपक्षी सबूत मांग रहे हैं, देश की जनता देख रही है और देश की जनता ने कह दिया है कि सबूत देने की आवश्यकता नहीं है सुरेंद्र जी, मांगती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी भी समय है, अभी भी समय है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी सैम पित्रोदा को जानते हैं आप? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी सैम पित्रोदा को जानते हैं? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी सैम पित्रोदा को जानते हैं आप? उत्तर नहीं देंगे सैम पित्रोदा को, नहीं आप सैम पित्रोदा को जानते हैं क्या? सैम पित्रोदा के बयान से हमें कोई लेना देना नहीं लेना देना है। उनको पार्टी से निकालिए, उनको पार्टी से बर्खास्त कीजिए, कहिए राहुल गांधी जी को पार्टी से बर्खास्त करें। अगर सवाल किया लेना देना नहीं है, जवाब भी अगर वीरों की वीरता के ऊपर, सैनिकों की वीरता के ऊपर अगर प्रश्न उठाएंगे, अगर मान लीजिए कि वीरता के ऊपर नहीं, भारतीय जनता पार्टी सेना के दौरे के पीछे शिखंडी की तरीके से देखिए ये सब पार्टी सेना के दौरे के पीछे। राजपूत जी अगर आप इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मैं आपका ऑडियो बंद कर दूंगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मैं आपका ऑडियो बंद कर दूंगा। इस तरह की बात करते हैं आप? सेना पक्ष नहीं, आप सेना के शौर्य के ऊपर, सेना की वीरता के ऊपर, सेना की बहादुरी के ऊपर लगातार मैंने कहा सेना के शौर्य नहीं उठाते के ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी है सुरेंद्र जी। आप देश की जनता देख रही है भाई, देश की जनता देख रही है, सैनिक देख रहे हैं, उन सैनिकों के परिवार देख रहे हैं और पूरा ना सुरेंद्र सिंह राजपूत जी इस तरह से नहीं, इस तरीके से नहीं, इस भाषा के साथ नहीं। मैं एक डिसेंट बहस करूं, इसके लिए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को ऑडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। मैं सुब्रांश जी आपके पास आता हूं। ये जो मुद्दे हैं जो जनता ने बताए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने आतंकवाद को रखा है, क्या आपको लगता है कि देश में वाकई इस वक्त एक ऐसा माहौल है जिसमें लोग इस बात को लेकर देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक निर्णायक स्टैंड लेना चाहिए? देखिए दीपक जी, पिछले 15 सालों से ही आतंकवाद पे हर सरकार लगी हुई है, कोई स्पेशल आज नहीं लगा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय इस शब्द को यूज कम किया जाता था, आज ज्यादा किया जाता है। अगर आपके सर्वे का ही हम दो क्वेश्चन आसानी से एक दूसरे से मिला लें तो सिक्योरिटी और टेररिज्म को आपने जोड़ रखा है। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है, 4 साल 10 महीने बीतने के बाद सिक्योरिटी और टेररिज्म इंपॉर्टेंट है, बट क्या 2019 का लोकसभा का इलेक्शन सिर्फ इन दो मुद्दों पर होगा? जिस चीज से हम चले थे
4 साल 10 महीने बीतने के बाद जो रोड आपने बनाया उस रोड की कोई जिक्र नहीं, जो आपने हेल्थ योजना लागू किया उसका कोई जिक्र नहीं, जो आपने पेंशन लागू किया उसका कोई जिक्र नहीं, जो मनरेगा में आपने बजट बढ़ाया उसका कोई जिक्र नहीं, जो स्मार्ट सिटी का आपने प्रावधान दिया 500 करोड़ 200 करोड़ बनाने वाली, इसमें 1-2 करोड़ अलॉट हुआ, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। सिर्फ मुद्दा घूम फिर कर आ गया भैया सिक्योरिटी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग खाना ना खाए और बंदूक लेकर खड़े रहे। बारे भैया ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा। एक प्लीज सर प्लीज। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बिल्कुल आपने सही कहा, सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के पास है, वो अपना काम कर रहे हो, पिछले 70 सालों से काम कर रहे हैं। आपने स्पेस टेक्नोलॉजी देकर बहुत बड़ा अचीवमेंट जिसको लगती है कहना चाहता हूँ, गोली जिसको लगती है ना, गोली को ये पता नहीं होता कि पेट भरा हुआ है या खाली है, गोली को ये पता नहीं होता कि पेट भरा हुआ है या खाली है, गोली को पता नहीं होता है। और बम फूटता है तो उसको भी पता नहीं होता है ये गरीब है या अमीर है। पिछले 15 सालों पिछले 15 सालों में सेना और आतंकवाद का जिसमें सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को हुआ है तो वो डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को हुआ है। उसका सलूशन बंदूक और गोली नहीं रहा, और अगर उसका सलूशन बंदूक और गोली रहा नहीं, मैं बंदूक और गोली सॉल्यूशन नहीं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि भूखा और गरीब आदमी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये भी भारत में एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए और है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आतंकवादी की गोली लगती है या आतंकवादी का बम फूटता है तो वो ये नहीं देखता है कि ये गरीब है, अमीर है, ये खाली पेट है या भरा पेट है। तो जब गोली डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, मैं गोली को सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, गोली ही सॉल्यूशन होगा, लेकिन गोली और गोली भी साथ साथ नहीं। जब लोकतंत्र के नए मंदिर का आप निर्माण करने जा रहे हैं और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ लाल किले की प्राचीर से कहा था कि कश्मीर और आतंकवाद की समस्या का समाधान गोली नहीं है, उस दिन तो आप गोली पे इंप्लीमेंट कर रहे थे, आज दोबारा इलेक्शन का मुद्दा है तो गोली आ गया। अरे भैया 4 साल इसी का जवाब नूपुर से ले लेते हैं। नूपुर, आप शुभ्रांशु जी की बात से एग्री करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, जाने दीजिए दीपक जी मुझे। ठीक है, बिल्कुल नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो है दीपक जी, अगर आपको मुझे नहीं बुलाना है तो आप अपनी मेरी आवाज ही अगर आपको बंद करनी है तो निश्चित तौर पर फिर आप बुलाते क्यों किसी को? नहीं बोली हूँ दीपक जी। और सबसे बड़ी चीज ये बता दूं दीपक, यहाँ पर बेइज्जत करने के लिए बुलाते हैं आप कांग्रेस को, और दीपक नूपुर शर्मा की आवाज नहीं बंद करते हैं, दीपक सुरेंद्र राजपूत की आवाज करते हैं। मैं जिसकी चाहूँ अपने शो में उसकी आवाज बंद कर सकता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, ये मेरा शो है और एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। अगर नूपुर इस भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो उनकी आवाज भी बंद करूंगा, अगर नूपुर इस भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो उनकी आवाज भी बंद करूंगा। आपको नूपुर शर्मा की आवाज नहीं लगी थी? अगर नूपुर इस भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो उनकी आवाज भी बंद करूंगा। नूपुर, आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी भाषा नहीं है कि हम अपने सेना के अध्यक्ष को चढ़कर उल्टा बोले और किसी आतंकवादी को जी करके बुलाएं। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी भारतीय जनता पार्टी की तो ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी की तो भाषा ऐसी है कि देश और उनके शंकर बछड़ा बोलती है। भारतीय जनता पार्टी की तो भाषा ऐसी है, भारतीय जनता की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो मैं आपको योजना नहीं आती। और दीपक चौरसिया भी चूंकि सत्ता में भाजपा है तो उसकी आवाज नहीं बंद करते। अगर गरीबों की चिंता नहीं, अगर भाजपा उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगी जिस फ्रस्ट्रेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो मैं उनकी भी आवाज बंद करूंगा। ये मैं आपको 2 टूक कहता हूं। नूपुर, आप जवाब दीजिए, मुझे कंक्लूड करना है। इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है किसानों को। ये ऑडियो बंद हो जाए। नूपुर जी, उरी की भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उरी के खिलाफ, और अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई। माफी चाहती हूँ, फली होमी मेजर कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, पूर्व एयर चीफ मार्शल है। उन्होंने कहा था कि गुर्दा होना चाहिए सरकार में, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार में, क्योंकि 26/11 के बाद ये लोग 1 महीना तैनात रहे लेकिन इनको कांग्रेस की सरकार ने गो अहेड नहीं दी। और मैं माधवन नायर की बात कर लूं, इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट, या फिर मैं बीके सरस्वत की बात कर लूं, डीआरडीओ के फॉर्मर चीफ, दोनों के बयान है कि उत्तर यूपीए 2 सरकार डिजास्टरस थी क्योंकि इन्होंने कभी गो अहेड दिया ही नहीं, क्योंकि सिर्फ ये नोट कमाने में, दिलाली खाने में पूरी कांग्रेस पार्टी लगी रही। ये आपका आरोप है। इस शब्द का इस्तेमाल नूपुर ना करें तो बेहतर होगा। मैं इस बहस को यही कंक्लूड करता हूं। अगले 5 सवालों के बाद हम ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट।
तो हम 9 बजे की शुरुआत कर रहे हैं, देश का मूड बता रहे हैं, इंडिया का मूड बता रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक जो 5 सवाल हमने 8 से 9 के बीच में आपको दिखाए हैं उसके क्या क्या नतीजे रहे। पहला सवाल था कि क्या राहुल गांधी के गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने के ऐलान से कांग्रेस को फायदा होगा। पहला सवाल एक बार फिर से दिखाइए, उसके हम परसेंटेज आपको दिखा दें, फिर अगले सवाल की ओर से बढ़ेंगे और फिर छठे सवाल पर आएंगे। देखिए पहला सवाल क्या था। पहला सवाल यह था कि राहुल गांधी के गरीबों को 72 रुपए सालाना देने के ऐलान से कांग्रेस को फायदा होगा। यकीनन 30% लोग मानते हैं, हाँ थोड़ा 15% लोग मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लगभग 45% लोग मानते हैं। इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि बराबर बराबर पर यह मामला टिकता हुआ नजर आ रहा है। अगला यह है कि गरीबों की सहायता करने में इनमें से कौन सा बेहतर प्रधानमंत्री होगा और इसमें निसंदेह लोगों ने सबसे ज्यादा अंक, लगभग 58% अंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं। राहुल गांधी दूसरे नंबर पर हैं लगभग 24% के साथ। तो यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की सहायता करने में कौन बेहतर प्रधानमंत्री, इसमें सबसे आगे हैं। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 3 हमारा, वो भी हम आपको दिखा दें। चुनावी वादों को पूरा करने के लिहाज से इनमें कौन सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। इसमें 56% लोग नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं और मात्र 24% लोग 23.20 यानी 23% लोग जो है वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। ये आप आंकड़ा देख सकते हैं। इसके बाद आपके लिए इनमें से कौन सा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। आप प्रियंका गांधी का औसत देख रहे हैं, मात्र 3.5% क्रेडिबिलिटी इस सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी की बताई जा रही है। कौन सा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, तो इसमें सबसे ज्यादा लगभग 19% के आसपास लोग पाक प्रायोजित आतंकवाद को मानते हैं और लगभग 17% के आसपास राष्ट्रीय सुरक्षा को। और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा ही बीजेपी का सबसे बड़ा पोल नैरेटिव है। चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगला सवाल हम देखते हैं कि क्या स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी को हरा पाएंगी। इसमें भी लगभग कांटे की टक्कर है, लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। तो अमेठी में क्या होगा, ये ग्राउंड रियलिटी भी हम आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे कि अमेठी में इस बार क्या माहौल है। ये बड़ा पॉपुलर सवाल है क्योंकि देश की सबसे बड़ी लड़ाई अमेठी में होने जा रही है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिल्ली में कौन सी पार्टी लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी, इस पर आते हैं। यह हमारा अगला सवाल है और इसके क्या जवाब है। बीजेपी को 45.10% लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी 45.10% लोगों का मानना है कि बीजेपी ज्यादा सीटें हासिल करेगी। कांग्रेस के लिए मात्र 16% लोग और आम आदमी पार्टी के लिए 10% लोग। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो 12% लोग, और कह नहीं सकते, ये मानना है लगभग 17% लोगों का। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि गठबंधन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप और कांग्रेस पार्टी में? आपको क्या लगता है? ऐसा है दीपक जी कि ये तो कांग्रेस और इनको तय करना है। हमारे लिए तो गठबंधन हो तो भी इनकी हार सुनिश्चित है और गठबंधन न हो तो हार सुनिश्चित होगी। तो इसीलिए हमें इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात ये पूरे देश में और खासकर दिल्ली में भी जनता जो है इस गठबंधन की वास्तविकता को जानती है। ये एक तरह की भ्रांति है, स्वार्थों पर आधारित ये गठबंधन बनाने की कोशिश है जो पूरे देश भर के में कांग्रेस को देखकर हुआ है। और जिस ढंग से, मुझे तो बड़ा आश्चर्य, कभी मैं समझता हूं इसका एक विश्लेषण होना चाहिए कि किस ढंग से कांग्रेस को विपक्षी दलों ने ही किनारे लगाया है। क्योंकि आप देखिए केरला में कम्युनिस्टों ने पहले तो हाथ फोटो अप कराने के लिए सब साथ खड़े थे, इनके सबने फोटो अप कराई, लेकिन फिर कैसे इसको धक्का मारा, कांग्रेस को किनारे लगाया कि केरला में इनको किनारे लगाया, फिर इनको तो आप आंध्रा में आ जाइए, आंध्रा में इनको किनारे लगाया, तमिलनाडु में टोकन पकड़ा दिया इनको, फिर टीआरएस तेलंगाना का तो कोई वो ही नहीं था, उसने तो पहले इनसे झटक लिया था, ममता ने भी इनको किनारे लगा दिया। आप उत्तर प्रदेश आ जाइए, उत्तर प्रदेश में इनको किनारे लगाया। इसके बाद जो है आप बिहार चले जाइए, क्या हालत हो रही है, आप दिन भर से आप हेडलाइन चला रहे हैं। दिल्ली में किस ढंग से जो है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की वक़्त क्या छोड़ी, बोला 2 सीट में लड़ना है तो लड़ लो। तो आप ये देखिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है आज इसकी स्थिति, और यही पवार साहब
पवार साहब क्योंकि वहां पर अकेले नहीं लड़ सकते तो उन्होंने इनको साथ लिया हुआ है, लेकिन कितना दबा के लिया है। तो इन लोगों से मुझे लगा कि विपक्ष ने एक स्ट्रेटजी अपने अंदर भी बना के रखी थी कि कांग्रेस को उस हालत में ले आओ कि ये मुख्य विपक्षी दल भी न बन पाए और ये इसको इस पोजीशन में रखो कि इससे बड़े तो हम क्षेत्रीय दल हो जाएं। ठीक है, यही सवाल मुझे लगता इसी है सवाल को विपक्षी लेकर दल को मोहम्मद खान कांग्रेस के का। पास चलते हैं। मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। खान साहब, मेरा सीधा और पहला सवाल, क्या दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से नीचे का खेलेगी? क्योंकि जो सीटों के बंटवारे की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी ने आपको जो प्रपोजल दिया था और आम आदमी पार्टी के सूत्रों से मैं मालूम पड़ा कि वो 5 सीट पर लड़ना चाहती है, आप 2 सीट पर, आपको 2 सीट देना चाहती है। आप लोगों की तरफ से उनके पास प्रस्ताव गया है कि आप जो है उनको 4 सीटें देना चाहते हैं, खुद 3 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। तो दिल्ली का एक सिंबॉलिक महत्व होता है देश की राजनीति के अंदर। तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी, जो कि सबसे बड़ी देश की राजनीतिक दल है, मुख्य विपक्षी दल है, भले से आपकी 44-50 के आसपास सीटें हो, 44 पर आप जीते थे 2014 के अंदर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सेकंड आखिर कब तक खेलेगी कांग्रेस पार्टी? जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और उससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, मैं पहले के शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता था। के शर्मा जी ने बड़ी दिलचस्प बातें की, मगर दुख की बात यह, अपने बड़े नेताओं की तरह सब झूठ बोला। के शर्मा जी, मैं आपका जरा तथ्यों से वो करवा दूं इंट्रोडक्शन। पहली बात तो ये, तमिलनाडु में हमारा गठबंधन हो चुका है, सीटों का ऐलान भी हो चुका है, मगर शायद आपको मोदी आप पे खबर पता नहीं लगी। कर्नाटका में भी गठबंधन हो चुका है, सीटों का ऐलान होने वाला है, आप देखते जाइए, इंतजार हो भी गया है। और सुनिए, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया था जब आप बोल रहे थे, जब आप बेवकूफी की बातें कर रहे थे, किसी ने नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शर्मा जी, अपनी बात अपने वक्त पे ठीक कर लीजिए, आप थोड़ी सत्ता वाली ठीक कर लीजिए। खान साहब, सत्ता वाली ठीक कर लीजिए। आप यदि बेवकूफ बताएंगे तो मैं आपको बहुत कुछ समझा दूंगा। शब्दावली ठीक रखूंगा, इसी चैनल में समझा दूंगा आपको अभी। शर्मा जी, आप अपनी शब्दावली थोड़ा सभ्य हो जाइए और संस्कारित 10 सेकंड नहीं लगे विचलित हालत, थोड़ा सभ्य हो जाइए और संस्कारित पाइए, नहीं तो दिखाऊंगा आपको। अरे अगर सच्चाई के पीछे छुपते तो ये मजबूरी नहीं आती। मैंने कहा था, ध्यान से सुनिए, करता हूँ, पिछले अरे आपकी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ऐसा ना हो जाए कि शब्दों की मर्यादा ही टूट जाए। खुद को भी इसलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम शब्दों की मर्यादा आप लोग बनाए रखें। खान साहब, जवाब दीजिए, मुद्दे की बात करिए। अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो के शर्मा जी को भी रोकूंगा, मैं आपको भी मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल के शर्मा जी, मैं आपको तथ्यों से परिचित कराना चाह रहा था। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तीनों जगहों पे गठबंधन हो चुका है, ऐलान भी हो चुका है। बिहार, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, वो भी आपका गलत बयान था। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी हो चुका है हमारा गठबंधन, हमारे गठबंधन महाराष्ट्र में भी हो चुके हैं। अब आप 1-2 मिसालें अगर दिखाएंगे तो ये बात तो गलत है और मैं आपको टोकूंगा इस बात पे। और दूसरी बात, जहां तक आप बार बार आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है। हम कांग्रेस हैं, हम सक्षम हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी आजाद, पिछली बार 0 मिला था और इस बार आपकी पार्टी का ना डंडा है, ना झंडा है, ना एजेंडा है दिल्ली में। खान साहब, रियलिटी पर आते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। दीपक भाई, आपको याद होगा एक जमाने में बीजेपी की भी पूरे सांसद में 500 में से सिर्फ 2 सीटें होती थी। उस जमाने 500 सीटें होती थी और उस टाइम इनकी 2 सीटें होती थी। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा हालात और राजनीतिक हालात खासतौर से बराबर रहते हैं, बदलते हैं। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है आज की जो हालात है उसमें कांग्रेस जो है सक्षम है चुनाव जीतने के लिए। और आप देखिएगा, कांग्रेस अगर अकेली लड़ी तो 7 की 7 सीटें जीतेगी दिल्ली की। चलो, अच्छा है। अगर आप इतना और कॉन्फिडेंस रखते हैं खान साहब, तो मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और अगले सवाल की तरफ चलता हूं। एक मिनट के शर्मा जी, दीपक भाई, हमें बस भरोसा है अपने कांग्रेस के दिल्ली के प्रभारी मैनिफेस्टो पे। ठीक है, ये प्रवक्ता हैं मोहम्मद खान साहब, जो यहाँ के प्रभारी हैं कांग्रेस के दिल्ली के, उनका बयान कंटिन्यू 3 दिन तक ये आया कि हम अलायंस करना चाहते हैं। अलायंस के बगैर इनको भाजपा को नहीं हराया जा सकता। उसके पीछे सोर्सेस से खबर आई कि अजय माकन भी चाहते हैं, ये सोर्सेस की खबर, लेकिन पीसी चाको का तो बयान है
बकायदा टीवी में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हकीकत ये है कि ये दो भागों में बटे हुए हैं। हाँ, तो ये दो भागों में बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको दीपक जी कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो यहां पर बैठ के जो अब गलत बयानी कर रहे हैं, उनको अपनी गलत बयानी को वापस लेना चाहिए, क्योंकि पीसी चाको जो है वो इनके यहां के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय नेता हैं जिनका ये बयान है। क्या ये उसका जवाब ले लेते? खान साहब जवाब दीजिए। पीसी चाको गठबंधन चाहते हैं, आप क्यों शीला दीक्षित नहीं चाहती, इस पर क्या कहेंगे आप? बयान रखूंगा सामने जी, मैं तो वही बयान आपके सामने रखूंगा। शीला दीक्षित जी हमारी जो है स्टेट इंचार्ज है, हमारी पीसीसी अध्यक्ष हैं। आज की तारीख पे अभी कोई गठबंधन नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में हमारे बड़े नेता फैसला लेंगे इस गठबंधन पे, बिल्कुल पूरे सोच विचार करके वो फैसला लेंगे, मगर आज की तारीख पे ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। शीला जी का बयान, और शीला जी पीसीसी चीफ है, वो आपके सामने है। और जहां तक आप मुझसे पूछ रहे थे, बार बार ये एहसास दिला रहे थे कि नहीं हमारी कोई मजबूरी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम अगर अपना राजनीतिक स्वार्थ एक तरफ रखते हैं और सोचते हैं कि कैसे भाजपा को हराया जाए, तो भैया इसमें यह मतलब नहीं कि हम ये सोचें कि हम नहीं हरा सके। हम बिल्कुल सक्षम हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, और आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस मत समझिए दीपक भाई। हम लोगों ने काम किया है, जनता को भरोसा है, क्योंकि देखिए वादे नहीं हम करते हैं विकास, क्योंकि अनुभव है हमारे पास। ये हमारा दिल्ली का नारा है। ठीक है। और अब ये बीजेपी वालों ने 7 साल 5 साल में क्या किया है लोगों ने देख लिया है। जुमलेबाजों की पार्टी है, ठीक है, एक वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। खान साहब, राज्यों में आपको अब यहाँ रुकना होगा, क्योंकि मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। और अगला सवाल है कि क्या प्रियंका के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा? इस पर लोग क्या सोचते हैं? हाँ, यकीनन होगा। ये 26.50% लोगों का मानना है। हाँ थोड़ा, ये 21.10% लोगों का मानना है। बिल्कुल भी नहीं, ये 26.10% लोगों का मानना है। और कह नहीं सकते, ये 16.30% लोगों का मानना है। इसके बाद जो हमारा सवाल है, जिसको लेकर कांग्रेस ने पिछले हफ्ते काफी एज लेने की कोशिश की थी कि हमारे यहाँ एक सेलिब्रिटी शामिल हो गया है, वो सेलिब्रिटी थी सपना चौधरी। क्या सपना चौधरी के यू टर्न से कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा? हाँ यकीनन, ये 17.60% लोगों का मानना है। थोड़ा नुकसान पहुंचेगा, ये 17.20% लोगों का मानना है। बिल्कुल भी नहीं, ये 46.30% लोगों का मानना है। और कह नहीं सकते, ये 18.90% लोगों का मानना है। के शर्मा जी, यहाँ पर सपना चौधरी के केस में आप लोगों पर आरोप लगा कि आपने उस पर दबाव डलवाया, मनोज तिवारी से उसको मैसेज पहुंचाया कि आप कांग्रेस पार्टी बिल्कुल न ज्वाइन करें। वो डर गई और उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं से पूछेंगे तो यही बात वो करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि क्यों आपको सपना चौधरी जैसी एक कलाकार पर दबाव डलवाने की जरूरत पड़ी? ऐसा है, कांग्रेस इसके सिवाय बोलेगी क्या? हमने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया। सपना चौधरी का मेरी समझ में ऐसा कोई बयान नहीं आया कि हम पर भाजपा का कोई दबाव है, हम पर कोई नहीं। तो अंदर खाने की खबर है कि मनोज तिवारी ने उनसे बात की, मनोज तिवारी उस दिन उनसे मिले, उनके साथ उन्होंने खाना खाया, मनोज ने कहा कांग्रेस बिल्कुल मत ज्वाइन करो। दीपक जी, आप भी जो है मीडिया की दुनिया के एक सेलिब्रिटी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और सेलिब्रिटी रहे हैं आप। इस क्या आपको कोई दबाव डालकर ऐसा कह सकता है कि आप इसमें मत जाइए, उसमें मत जाइए? नहीं, ये चलता तो है राजनीति में शर्मा जी। अगर रियलिटी हम माने तो ये सब कुछ राजनीति में चलता है। लेकिन ये कोई रियलिटी नहीं है दीपक जी, इसमें कोई सत्यता नहीं है। जिसको भाजपा ज्वाइन करना है वो भाजपा ज्वाइन कर जो है खुले मन से कर सकता है। जिसको कांग्रेस में जाना है कांग्रेस में जाए, उसमें आपत्ति क्या है? और इसको कोई दबाव नहीं बनाया जाता। इसमें जिसकी इच्छा होती है वो आते हैं, आके अपना पार्टी की सदस्यता लेते हैं। और ये सब जो है, ये एक तरह का, मैं इसको कहता हूं, अब पता नहीं उतना कितना उपयुक्त शब्द है कि ये गॉसिप है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। धरातल पर इस तरह की न्यूज का कोई महत्व नहीं है। खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कारण है कि कांग्रेस अब सेलिब्रिटी सीकिंग हो गई है? आपको गोपाल शेट्टी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो आप उर्मिला मातोंडकर को ढूंढ के लाए। गोपाल शेट्टी वहां के जमीनी नेता है। आपको लगता है कि कांग्रेस ऐसे ग्लैमर फेसेस के सहारे जाकर अपनी चुनावी वैतरणी पार लगा सकता है? ये कहीं गलत स्ट्रैटेजी तो नहीं है आपको, या ग्राउंड लेवल पर नेता नहीं बचे आपके पास? दीपक भाई, एक सवाल तो आपको करना चाहिए कि ये सारे लोग, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस एक विकल्प के तौर पे उभर के आ चुकी है। 3 राज्यों के नतीजे आपके सामने हैं। आप अगर ये जो आप स्टेटिस्टिक्स पेश कर रहे हैं, अगर आप उन नतीजों के खिलाफ देखें तो ये जमीनी हकीकत नहीं है। और अगर आप तेलंगाना का नतीजा भी देख लें, जहां इनकी 5 सीटें होती थी, 1 सीट पे आ गए।
अजय सिंह बिष्ट जा जाके कैंपेन करते थे, कहते थे मैं नाम बदल दूंगा हैदराबाद का, ऐसी ऐसी बातें करते थे। 5 सीटों से 1 सीट पे आ गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी रैलियां की, और बहुत रैलियां की उन्होंने, सचमुच लाखों लोग आते थे, ये खुद बोलते थे। लाखों में से तो किसी ने वोट ही नहीं दिया, क्योंकि 80% जहां पे उन्होंने रैलियां करवाई उन सब सीटों पे हारे। तो यानी देखिए जो असर है, जो ये मोदी जी का असर होता था वो खत्म हो गया, क्योंकि लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप बार बार झूठ बोल के, खोखले वादे करके, बार बार ये बातें करके कि देखो मैं जो हूं, मेरे खिलाफ ये बोला जा रहा है, देश के खिलाफ बोला जा रहा है, मेरी आलोचना यानी देश की आलोचना, लोग इन चीजों से पक जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि दीपक जी वो बहस क्या करने आए हैं? जब आपके आंकड़ों को उनको मानना ही नहीं है तो बहस क्या करने आए हुए? अच्छा खान साहब मैं आपको ये बता दूं कि इस पोल सर्वे के जितने भी आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग अगर किसी एक शख्स पर भरोसा करते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्रेडिबिलिटी के मामले में, इम्प्लीमेंटेशन के मामले में और वादों को रखने के मामले में, इन तीनों मामले में सबसे ज्यादा अगर वो भरोसा किसी पर करते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये एक फैक्ट है इंडिया न्यूज और पोल स्टेट के सर्वे का, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगले 2 सवाल हमारे क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। पहला हमारा सवाल है, अगले सवालों में राहुल गांधी दक्षिण भारत से चुनाव लड़े तो क्या कांग्रेस दक्षिण में मजबूत होगी? कह नहीं सकते, ये 21.40% लोगों का मानना है। हाँ यकीनन ये 29.20% लोगों का मानना है। हाँ थोड़ा, ये 21.70% लोगों का मानना है। और बिल्कुल भी नहीं, ये 27.70% लोगों का मानना है। अगला सवाल, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए इनमें से किसके पास सबसे बेहतर प्लान है? इसमें भी सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 56.10% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार दूर करने के मामले में सबसे बेहतर प्लान रखते हैं। 18.50% लोग मानते हैं राहुल गांधी के पास प्लान है। मात्र 2.10% लोग प्रियंका गांधी के पास प्लान बताते हैं। अखिलेश यादव 1.90% लोगों की पसंद है। ममता बनर्जी 1% से भी कम लोगों की पसंद है। अरविंद केजरीवाल 7.80% लोगों की पसंद है। इनमें से कोई नहीं, 4.70% लोगों की पसंद है। और कह नहीं सकते 8% लोग हैं। सबसे पहला सवाल खान साहब, राहुल गांधी को क्या दूसरी सीट से भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी? हम सुन रहे थे केरल से वो लड़ने वाले हैं, फिर कभी सुना पड़ा कर्नाटक से लड़ने वाले हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्या राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं या आप कहेंगे कि सिर्फ अमेठी से ही लड़ेंगे? जी दीपक भाई, इस सवाल का मैं बड़ी खुशी से जवाब दूंगा, मगर मुझे हैरानगी होती है जब राहुल जी के संदर्भ में सवाल उठता है कि 2 सीटों से लड़ सकते हैं तो सबके सब ऐसे सवाल करते हैं कि भैया 2 सीटें लड़ने की क्या जरूरत है। जब मोदी जी 2 सीटों से लड़ेंगे तब तो वाह भाई वाह, क्या चाणक्य नीति है, सचमुच धन्य हो, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। अच्छी बात है, ये तो हमारी राजनीतिक जो हमारा संविधान है और हमारा जो इलेक्टोरल कानून है इजाजत देता है 2 सीटों से लड़ने के लिए किसी भी कैंडिडेट को। और अगर आपने खुद देखा, आपके चैनल ने भी रिपोर्ट किया, केरला के लोग, कर्नाटका के लोग और हमारे और राज्यों के वर्कर्स भी चिट्ठियां लिख लिख के राहुल जी से गुजारिश करें कि आप यहां से भी चुनाव लड़िए। तो इसमें तो भैया हमारी बड़ी खुशी की बात है। ये तो दिखाता है कितनी विश्वसनीयता है, कितना प्रेम है लोगों के दिल में उनके प्रति। घबराएंगे ये बात देख के, ऑब्वियसली घुमाने की कोशिश करेंगे, मगर सच्चाई ये है कि राहुल जी 2009-2014 में लिखा था क्या इनको? इसीलिए, और मैं बस ये पॉइंट रख दूं आपके सामने, नहीं खान साहब पॉइंट रख दूं आपके सर्वे में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 बार कांग्रेस का जिक्र किया, 31 बार किसानों का 4 बार जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी का 31 बार जिक्र किया। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है उससे? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको स्टैब्लिश कर रहे हैं 44 से 50 सीट होने के बावजूद भी आपको स्टैब्लिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हम तो बहुत खुश हैं, खुश होना चाहिए उस बात से। आपको क्या लगता है, क्या कारण आपको लगता है कि एकाएक कांग्रेस के लोग जो हैं राहुल गांधी को दूसरे राज्य से लड़ने के लिए लेटर लिखने लगे? स्पष्ट रूप से राहुल गांधी पिछले 15 सालों से जब से वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने कोई कार्य नहीं किया।
ना वहां इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, ना सड़कें बनी। वहां जो योजनाएं विकास की वह लेके आए थे, साइकिल फैक्ट्री हो या अन्य फैक्ट्री हो, कोई फैक्ट्री क्रियान्वित नहीं। अभी तक जो मैदान खरीदा गया, जिसके लिए कहा गया कि यहां पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी, उसी तरह से मैदान खाली है जिसमें नरेंद्र मोदी जी आके अपनी रैली कर रहे हैं। अब जब पिछले 5 साल से स्मृति ईरानी जी ने वहां पे उसको गोद लिया और हारने के बाद भी लगातार प्रत्येक सप्ताह नहीं प्रत्येक महीने जाती रही, वहां विकास के काम करती रही, वहां लोगों के बीच में घूमती रही, तब इनको हताशा हो रहा है। ये देख रहे हैं कि जमीन इनकी खिसक चुकी है। यह इनकी परंपरागत सीट है गांधी नेहरू परिवार की, और यह गांधी नेहरू परिवार की सीट जब खिसकते हुए नजर आ रही है, इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, इनके जो जिलाध्यक्ष हैं वो बाहर जा रहे हैं, इनके जो लोग हैं वो हट रहे हैं, पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह किसी सेफ डेन के चक्कर में है और एक सुरक्षित सीट ढूंढना चाहते हैं, और यह सुरक्षित सीट इनको अभी केरल नजर आ रहा है। इसीलिए कभी केरल की बात करते हैं और कभी कहीं और की बात करते हैं। आपको लगता है कि दोनों सीटों पे खतरा है। दूसरे राज्य में अगर वो जाते हैं तो अमेठी से बेहतर सेफ सीट होगी उनके लिए? शुभ्रांशु, देखिए दीपक जी, मेरा थोड़ा इसमें ओपिनियन अपना अलग है। जैसे पिछली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात से बनारस आए तो उसका एक दूसरा मकसद ये दिया गया था कि पूर्वांचल वोटों को इम्पैक्ट करते हैं यहां से, और हुआ भी वाकई वैसा कि 40 से 45 सीटों पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था और प्राइम मिनिस्टर वहां से विजयी रहे और उन्होंने बनारस का विकास भी किया। अगर आज के डेट में कांग्रेस का बेस साउथ में है, चाहे वो केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु में उनका पैक्ट है, और अगर उन किसी जगह से वो लड़ते हैं तो मेरा यह मानना है कि वहां के कैडर बेस में इन्फ्लुएंस बढ़ता है, क्योंकि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में पाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उन इलाकों में पाने के लिए बहुत कुछ है। रही बात ये 2 सीटों से लड़ने की परंपरा कोई आज की नहीं है, इस पे सोनिया जी भी लड़े थी, आडवाणी जी भी लड़े थे, मोदी जी भी लड़े थे। और रही बात ये कहीं ऐसा ना हो, जहां पे भी कुछ संभावना इफ बट की होती है तो आदमी अपने लिए सीट चूज करता है। पिछली बार मुलायम सिंह जी ने भी 2 सीटों को यूज किया था। तो रही बात है कि हर चीज का राजनीतिक मंथन नहीं निकल सकता, क्योंकि वो हार रहे हैं तो वहां जा रहे हैं। क्योंकि जहां तक स्मृति ईरानी की लोकप्रियता का सवाल है, तो मैं आपको थोड़ा सर याद दिलाने की कोशिश करूं कि 2014 के इलेक्शन में जब मोदी वेव नहीं था, मोदी सुनामी थी, तब अमेठी में कुमार विश्वास की लोकप्रियता इनसे ऊपर थी, तीसरे नंबर पे थे। तो वही बात है कि जीत हार तो ब्रेक के बाद अगर वक्त होगा तो हम इस पर आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी इस बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमने जो पहला सवाल पूछा था वो था, क्या राहुल गांधी के गरीबों को 72 रुपए सालाना देने के फैसले से कांग्रेस को फायदा होगा? यकीनन 29% लोगों का मानना था, थोड़ा फायदा 15% लोगों का मानना था, यानी लगभग 45% लोग मानते हैं कि इससे फायदा होगा। के शर्मा जी, कांग्रेस इसको गेम चेंजर बता रही है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है ये बिल्कुल मैं धमाका करने जा रहा हूं, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। आपको नहीं लगता कि जिस चीज पर आपने पहले प्रोजेक्ट चालू किया नीति आयोग के थ्रू, मध्य प्रदेश में उसका इस्तेमाल भी हुआ, अब आपको नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट को राहुल गांधी को ले उड़े हैं, ये एक अच्छा पोल प्लैंक है, ये एक अच्छा राजनीति का मुद्दा है या चुनाव का मुद्दा है? दीपक जी, मैं आपके जो आज आपका विश्लेषण है इसी पर एक बात और ऐड करता हूं। आपने कहा कि जो ये योजना कांग्रेस ने घोषित किया है, इसका इनको 29% लाभ होने जा रहा है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ आपका एक दूसरा प्रश्न था कि गरीबों के लिए किसने बहुत योजना चलाई और गरीबों के बीच कौन ज्यादा प्रसिद्धि में? सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही जी उसमें गरीबों की सहायता करने में से इनमें कौन सा बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा जी। उसका जो परसेंटेज है वो दिखाता है 57% प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और 24% राहुल गांधी। नहीं, वो राहुल गांधी इसलिए भी कम हो सकते हैं क्योंकि पिछले 5 साल से लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखा है, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी रेटिंग ऊपर होगी। अगर राहुल गांधी आ जाएंगे तो शायद उनकी रेटिंग ऊपर हो जाए। ये नहीं, इसमें 2 चीजें हैं सर। आपके ये जो आपने आंकड़े बताए हैं, इस आंकड़े में 2 बातें हैं। 29% लोग इस योजना से को समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि इससे लाभ होगा, लेकिन गरीबों के लिए जो ज्यादा हितकारी व्यक्ति है, क्योंकि इसके पीछे ये मत समझे कि राहुल गांधी आज 5 साल में आए, यूपीए सरकार भी पीछे से 10 साल की है, और यूपीए सरकार के 10 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड, और कांग्रेस का तो पीछे 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और गरीबी हटाओ का नारा जब इनकी दादी ने दिया था उसके बाद 48 वर्ष बीत चुके हैं, उसमें 32 वर्ष का शासन कांग्रेस का है। तो ये देश की जनता जो है वो कांग्रेस के उस ट्रैक रिकॉर्ड को जानती है कि गरीबों के लिए ज्यादा मुफीद प्रधानमंत्री कौन होगा।
उसमें इनके जो है इंदिरा जी भी रह चुकी हैं, राजीव गांधी भी रह चुके हैं, नरसिंहा राव भी रह चुके हैं, मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं, और रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी शासन लोगों ने देखा। तो इसलिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि देश की जनता जो है यह जानती है कि जो है 24% लोग जो है वो ही मान के चल रहे हैं, बाकी 56% लोग आज के 5 साल के जो गरीबों की सेवा इस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने की है उसके प्रति लोगों का समर्थन व्याप्त है। इसलिए और जो 29% के अगेंस्ट आप सीटें देखेंगे वो इनके इस जो झूठी योजना है जिसका कोई आधार नहीं है उसके जो है विरोध में खड़े हैं। खान साहब, यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इस रेटिंग के हिसाब से अगर हम दूसरे सवाल की बात करें कि कौन प्रधानमंत्री के तौर पर बेहतर साबित होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल जी जो सेकंड कंटेंडर हैं, जिनको एक स्वाभाविक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, उनके बीच 2 गुने का फायदा है, दोहरे का अंतर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी इतने पीछे हैं तो चुनाव तक प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचेंगे कैसे, बकअप कैसे करेंगे वो इस रेस में? मैं आपको बताता हूं और मैं के शर्मा जी की बातों का भी जवाब देना चाहता हूं। मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो मैं उम्मीद रखता हूं वो भी ना हस्तक्षेप करेंगे। पहली बात, हर बात जो के शर्मा जी ने कही वो गलत है और मैं तथ्यों के आधारित पे साबित करता हूं। आप कहते हैं कि ये एक स्कीम खोखली है। आप मुझे एक बात बताइए, जब अरविंद सुब्रमण्यम ने फाइनेंस रिपोर्ट में 2016-17 की ये सुझाव दिया था और अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में पेश किया था इस रिपोर्ट को, तब तो आप लोगों ने नहीं कहा था कि ये खराब स्कीम है। आज क्योंकि राहुल जी बोल रहे हैं तो एकदम से आप लोगों को बुरी लगने लग गई। दूसरी बात, आप एक बात समझ लीजिए अच्छे तरीके से, आप यूपीए से अपनी तुलना नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूं ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड नेशंस की पिछले सितंबर में रिपोर्ट आई है और कल इंडियन एक्सप्रेस में कहानी भी छपी, आप चाहें तो जाके पढ़ लें के शर्मा जी, जिसमें यह कहा गया है वो जो 10 साल थे 2004 से लेकर 2015 तक के, उन 10 सालों में जितने गरीबों को गुर्बत से निकाला गया, दुनिया भर में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। 271 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला गया। ज्यादा लोग गरीब हो गए 10 साल। हम नहीं करेंगे, ये दुनिया की सबसे विश्वसनीय और सबसे रिपोर्ट आया था उन 10 सालों में। तो और तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, मोहम्मद खान जी, एक कमेटी का रिपोर्ट आया था, उस कमेटी का अगर आप लोगों को कोई घबराहट नहीं होगी, विचलित हो गए, एकदम हस्ताक्षेप करने लग गए, नहीं मैं विचलित। अरे दो शब्द नहीं सुन सकते, का रिकमेंडेशन आया जब सामने पेश होती है तो घबरा जाते हो। सुरेश तेंदुलकर। अब आप मुझे एक बात बताओ, कंप्लीट कर लेंगे तिवारी जी, अब आप मुझे एक बात बताओ, खान साहब कंप्लीट करिए 10 सेकंड और। न्याय के साथ हो या न्याय के खिलाफ हो, आप न्याय के साथ हो या न्याय के खिलाफ हो, मैं हाँ 10 सेकंड काफी है। मैं बस यही पूछ रहा हूं इनसे, 5 साल में इतने कदम उठा सकते थे, कुछ क्यों नहीं किया? आप कहते हैं वादे पूरे किए, मुझे 2 वादे बता दे के शर्मा जी जो इन्होंने पूरे किए हैं। जुमलेबाज ऐसे ही थोड़ी मशहूर हुए रातों रात ये लोग, खुद ब खुद हर वादा करते थे, उस वादे से मुकर जाते थे। जनता इनसे नाराज है आज की तारीख पे। अच्छा सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, के जी जवाब देना चाहते हैं। खान साहब आपका टाइम पूरा, के जी संक्षेप में, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। मैं बहुत संक्षेप में जवाब देता हूँ। इन्होंने न्याय योजना की अपनी बात की है। देखिए वो थोड़ा दीपक जी, पहले दिन जिस समय राहुल गांधी ने इसकी घोषणा की, इस योजना की, तो उन्होंने कहा ये टॉपअप योजना है। रणदीप सुरजेवाला दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये टॉपअप योजना नहीं है। फिर जब ये पूछा गया कि इसका जो है आप पैसा कहां से लाओगे 3.5 लाख करोड़, तो इन्होंने कहा ये साहब चिदम्बरम साहब बताएंगे। चिदम्बरम साहब ने जवाब क्या दिया कि साहब बजट में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये हम अरेंज करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ दीपक जी? आज जो 55 योजनाओं के तहत गरीबों को जो हम 5.5 लाख करोड़ रुपए की जो सब्सिडी दे रहे हैं, उस सब्सिडी को ये खत्म करेंगे। तो आज जो ये गरीबों की सब्सिडी को खत्म करके उसको इस पॉपुलरिटी में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, ये गरीबों के साथ सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे गरीबी का, और ये सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है, क्योंकि और कोई साधन इनके पास इसका विकल्प ही नहीं बता पाए। अब इसके आगे मैं दूसरी बात कहता हूं, ये आगे ये कह रहे हैं कि साहब ये पॉपुलरिटी की यूपीए सरकार में हमने गरीबी, आपको अच्छे तरह से ध्यान होगा, राज बब्बर जी बयान दे रहे थे 5 रुपए में बॉम्बे में भरपेट खाना मिलता है, इतना खाना और डोसा मिलता है। ये बयान आपने सुना होगा। रशीद मसूद ने भी कहा था कि जामा मस्जिद में जाओ, जामा मस्जिद 10 रुपए से कम में थाली मिल जाएगी। 28 रुपया से जो ऊपर कमाए वो अमीर और 28 रुपया से जो नीचे कमाए वो गरीब, ये इनकी फिलॉसफी थी। और इसके बावजूद जो उस समय गरीबी का आंकड़ा आया, जिसके अंतर्गत विश्व जगत ने कहा
कि मनरेगा जो इन्होंने जिसके ऊपर ये बहुत नाच करते थे, 40,000 करोड़ का इसमें फंडिंग हुआ था, 28,000 करोड़ रुपए जयराम रमेश जी ने बाकायदा बयान दिया कि इतना ही खर्च हुआ, और उसमें भी बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और तमाम जगह कांग्रेस की। जयराम रमेश ने स्वयं स्वीकारा कि सबसे यदि कोई भ्रष्ट योजना हमारी है तो वो मनरेगा है। मनरेगा के अंदर जो है सबसे ज्यादा इस पे ना जाए, तिवारी जी के पास मैं आज कह दूं, और एक चीज कह दूं, जहां वादा खिलाफी की बात है, 2009 में आपने वन रैंक वन पेंशन की बात कर रहे हैं, 2014 में आप जाने लगे, ये वन रैंक वन पेंशन के लिए आपने 500 करोड़ रुपए रखा, आज उस वादे को हमने दीपक जी पूरा किया है। यही रुकना होगा। उमाकांत दखेड़ा जी, आपको क्या लगता है स्कीम वर्सेस एक स्कीम, 5 साल के इस मोदी सरकार के कामकाज में मोहम्मद खान साहब का जो आरोप है कि जितने भी इन्होंने वादे किए किसी को पूरा नहीं किया, क्या आप उनके इस आरोप को सही मानते हैं? देखिए, मेरा नंबर बहुत बाद में आया और मैं सारी बहस को सुन रहा था। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि देखिए 5 साल में जो कुछ मोदी जी ने जो वादे किए, उन वादों पर ही उनकी सरकार को चुनाव में जाना चाहिए और जा रही है कि हमने 5 साल में ये काम किए। असली सवाल ये है कि आपका आउटकम क्या है, उस पर जनता फैसला करेगी इस चुनाव में। लेकिन मुझे लगता है कि जो गोल पोस्ट है इलेक्शंस के, और बड़े तरीके से गोल पोस्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा पर डाइवर्ट कर दिया गया है, और ये जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, किसान, बेरोजगारी, और जो बुनियादी जो लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, और दुर्गम क्षेत्रों में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, ये जो बुनियादी जो सवाल है, इस पर गोल पोस्ट इस चुनाव में कोशिश हो रही है सत्ताधारी पार्टी की, उसको चेंज करके दूसरा ध्यान डाइवर्ट किया जाए ऐसे इश्यूज पर, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां कास्ट और कम्युनल एक बड़ा मुद्दा है, तो निश्चित रूप से राजनीति में चुनाव जीतना पड़ता है, और जो पार्टी इस समय पावरफुल कमांडिंग पोजीशंस में है, वो अपने गोल पोस्ट सेट कर रही है और अपने गोल पोस्ट पर पूरी चुनाव की फिजा को ले जाना चाहती है। और निश्चित रूप से जो मुद्दे इस समय अगर कांग्रेस पार्टी अगर रोजगार की बात कर रही है, तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी गोल पोस्ट चेंज कर रही है? एकदम नहीं गोल पोस्ट चेंज कर रही है। देखिए, किसी भी राज्य में, किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा का होता है। राज्य क्यों अस्तित्व में है? नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए। और अगर सुरक्षा के ऊपर सवाल उठे, जवान मारे जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि किस प्रकार से उन जवानों को सुरक्षित किया जाए, देश की सरहदों को इस तरह से बनाया जाए कि ना आतंकवादी घुस पाए और न दुश्मन घुस पाए। अब दूसरा जहां तक महत्वपूर्ण सवाल है कि जितने भी वादे किए थे इस सरकार ने, उसमें से अधिकतर वादों को उन्होंने 100% सही पाया गया। जैसे उज्ज्वला योजना हो, जिसमें 7 करोड़ गैस के सिलेंडर बांटे गए, हर घर में टॉयलेट हो, 10 करोड़ नए घरों में टॉयलेट बनाए गए, या फिर इसी प्रकार की और योजनाएं हो। हर घरों में देश के बिजली को पहुंचाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए सड़कों का कितना निर्माण किया गया। आप देख लीजिए कि अगर जिस प्रकार से स्वास्थ्य की सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया अलग अलग योजनाओं के द्वारा, कि 5 लाख के इंश्योरेंस किए गए, किसानों की समस्याओं को निदान करने का प्रयास किया गया। क्या यह बेरोजगारी पहले नहीं थी? क्या यह समस्याएं किसानों की पहले नहीं थी? यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इन तमाम मुद्दों को देखकर यह लगता है दीपक जी कि जिस प्रकार से अभी भी नरेंद्र मोदी जी सबसे पॉपुलर व्यक्तित्व के रूप में आपके सर्वे में लगातार आ रहे हैं और 57% से अधिक जनता उनको पहला स्थान दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि अपने आप में पर्याप्त है कि उनके जो कार्य हुए हैं उसके ऊपर जनता की मंजूरी है, उनका मुहर है। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 7वां सवाल, क्या प्रियंका के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा? इस सवाल पर एक बार फिर से आएं ताकि हम इसका विश्लेषण कर सके। इसमें लोगों का जो कहना है वो ये कहना है कि 26% से ज्यादा लोग मानते हैं हाँ यकीनन, 21% से ज्यादा लोग मानते हैं हाँ थोड़ा, यानी 26 और 21% को अगर हम मिला दें तो ये हो जाता है लगभग 47% के आसपास, 47% से ऊपर। के शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन कांग्रेस अपना रही है, खान साहब शायद इस सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन से एग्री ना करें, वो आपके लिए चुनाव में आगे चल के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इक्वेशन में आपके लिए मुश्किल डाल सकती है? दीपक जी, देखिए, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, ये सब अपनी आस्था का विषय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रश्न क्या होता है, जब आप चुनाव के समय में चुनावी हिंदू बनते हैं
और चुनावी भक्त बनकर आप जो है राजनीति करने की कोशिश करते हैं, तब उसको देश की जनता जो है बखूबी समझती है, क्योंकि देश की जनता को दो प्रश्नों का जवाब कांग्रेस से चाहिए। पहला प्रश्न ये है कि यही कांग्रेस पार्टी आज जिस अयोध्या में प्रियंका गई हैं, इसी कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम काल्पनिक हैं इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बकायदा एफिडेविट जमा किया था और एफिडेविट जमा करके कहा था कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और आज भी देखिए, मैं आपको एक बड़ा सीक्वेंस बताना चाहता हूं। अयोध्या जो है, नेहरू जी कभी नहीं गए, इंदिरा जी गई या नहीं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के वहां पर कहीं नहीं गई, ये बिल्कुल सत्य है। राजीव गांधी गए, हनुमानगढ़ी गए, लेकिन उस रामलला के उसमें नहीं गए कभी भी। राहुल गांधी गए, हनुमानगढ़ी गए, लेकिन राम जन्मभूमि में वहां पर स्थल पर नहीं गए। प्रियंका भी आज हनुमानगढ़ी गई, लेकिन वो राम जन्मभूमि की उसमें नहीं गई। तो आज ये जो बात कांग्रेस एफिडेविट जो दे रही थी कि भगवान राम वहां काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये इनकी खानदानी सोच है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और आज एक बयान भी शायद आपके पास अभी आया नहीं है या आने वाला, मैंने सुना है क्योंकि अभी एक डिबेट में था तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने उसको स्वीकारा है वहां पर कि उन्होंने कहा प्रियंका जी ने कि मैं इसलिए नहीं जा रही हूं क्योंकि वो स्थल विवादित है, मामला कोर्ट में है। भगवान राम विवादित नहीं है मैडम, मतलब भगवान राम विवादित नहीं है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा है, उसको आप भगवान रामलला को विवादित मत बनाइए। खान साहब से जवाब ले लेते हैं। खान साहब, क्या प्रियंका गांधी के इस बयान के बारे में आपको जानकारी है? अंदर कुछ है, आत्मा में कुछ है, और जिस ढंग से अपमान भगवान राम का इन लोगों ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, इसके लिए कांग्रेस को क्षमा माननी चाहिए। खान साहब बताइए, क्या वाकई में वो जगह विवादित है या राम विवादित है? क्या कहना चाहती है प्रियंका गांधी? मैं जवाब देता हूं। देखिए, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि के शर्मा जी यहाँ पे आके एक पार्टी के अलावा एक पूरे धर्म के प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये उन्हें शोभा नहीं देता। हर धर्म जो होता है एक निहायती पर्सनल चीज है। आपने शुरुआत बड़ी सही की थी, मैं आपकी शुरुआती वाली बात से बिल्कुल अग्रीमेंट में था कि लोगों की आस्था जो होती है, श्रद्धा जो होती है, लोगों के मन में होती है, और जो राजनीतिक रोटियां आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात सही बिल्कुल नहीं है। मैं वकील होने की हैसियत से मैं दो लीगल पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये के शर्मा जी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व सरकारों ने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने ये कहा वो कहा। सर, आपको पता है जो पूरा जमीन जिसका अधिग्रहण हुआ है अयोध्या की, जिसको आज आपकी सरकार एफिडेविट डाल रही, कह रही हाँ सही हुआ है, अब हमें दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट से जो कह रही है, वो किसने किया था एक्विजिशन? वो धारा जो थी, जो एक्ट थी, वो किसने लगवाई थी? वो सारी की सारी टेक्निकल बात तो मत चाहिए, मैं बहुत लंबा डिस्कशन कर सकता हूँ, मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट में है या नहीं, जरा पुख्ता करिए। दूसरी बात पे आते मैं एक और बात इनकी पुख्ता कर देता हूं। अरे सुनिए ना, आप क्यों बौखला जाते हैं? किसी और के आवाज सुनकर क्यों डर जाते हैं? अरे जब जनता निकाल फेंकेगी तो कैसे चिल्लाओगे? टीवी चैनलों पे कोई फायदा नहीं होता चिल्लाने से। हकीकत ये है, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है जाके अपने सीएम से पूछो कि वहां पे इजाजत लेना पड़ती है क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया है, और पूछो अपने सीएम से क्या इजाजत दी कि नहीं। कोई नेता जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जानकारी है नहीं, बैठकर टीवी चैनलों पे झूठे बयान देते हो। उधर लोगों को मत भटकाइए। अरे जनता तुम्हें माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। आपने कहा कि भगवान, अरे भटकाना तो कोई आपसे सीखे। ये फेल सरकार, हर वादे पे फेल हुए हो, हर आंकड़े पे फेल हुए हो, जहां बैठ के झूठी बयानबाजी करते हो, बड़े बड़े भाषण देते हो। शुभ्रांशु जी बताइए, खान साहब डिफेक्ट को ठीक से करेंगे। शुभ्रांशु जी आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। शुभ्रांशु जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगले 60 सेकंड तक प्लीज सब लोग चुप रहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस सर्वे की तरफ हम जाने की कोशिश करें तो 47% लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी को फायदा होगा, जिसको हम सॉफ्ट हिंदुत्व करते हैं। लेकिन इससे मैं एक अच्छी लाइन जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही राम मंदिर बनाने की बुनियाद पर हुआ था। सब लोग इसे नकार दीजिए, बट सत्य है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी का वोट हिंदुस्तान और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार की जनमानस ने यह सोचकर दिया था कि जब इनके पास फुल मेजॉरिटी होगी और किसी अलायंस की कोई समस्या नहीं होगी तो ये मंदिर बनाएंगे।
नहीं बना, कोर्ट में चला गया, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश कोर्ट में तो पहले से था, ये जो वादा किया था तो इन्होंने 2 कदम ऑर्डिनेंस की बात, कोई बात। उत्तर प्रदेश में 3/4 की बहुमत आई, फिर लोगों का विश्वास था कि योगी जी जैसा प्रखंड हिंदू आएगा जो मंदिर बनाएगा, वहां भी हिंदुओं को छला गया। अब रही सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सर, एक मिनट रुकिए तिवारी जी, शांत रहिए, हर जगह बीच में नहीं बोलते, रुकिए पहले सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा। अब रही बात ये, कैसे चला गया? 3/4 नाराज सुनने में कोई दिक्कत है, सुनिए तो सही, फिर बोलिएगा। अब रही बात, हमें नहीं पता कि राम मंदिर के दर्शन करने नेहरू जी गए, इंदिरा जी गई, राहुल गए, कोई नहीं गया, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी उतनी जो नॉलेज नहीं है। लेकिन एक बात जो मेरी नॉलेज में है, जिसको मैं सुनता हूं तो थोड़ा थोड़ा सर मेरा चकराता है, कि नरेंद्र मोदी जी शिव भक्त हैं, दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी जी धर्म के प्रति साक्षात प्रतीक खड़े हैं, पूरी दुनिया जानती है। उनके आने से हिंदुत्व और हिंदू धर्म का विकास हुआ है और हम हर जगह चर्चा में है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, पता नहीं मैं शायद गलत हूं, 5 साल में मोदी जी भी अयोध्या नहीं गए। केके जी जवाब। अब रही बात, अगर वो नहीं गए, जवाब लेते केके जी जवाब। 5 साल में प्रधानमंत्री जी अयोध्या नहीं गए, शुभ्रांशु जी इस पर सवाल उठा रहे हैं और खान साहब हंस रहे हैं। मैं शुभ्रांशु जी की, खान साहब तो हंसेंगे, जो जीके है उस पर कोई प्रश्न नहीं करूंगा, लेकिन इतना इनको जरूर बता दूं कि भाजपा का जन्म राम जन्मभूमि आंदोलन से हुआ, ये आपकी जानकारी गलत है। पहले तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। भाजपा जनसंघ की पार्ट है, जनसंघ 1953 में बना और जनसंघ बना कांग्रेस पार्टी के हिंदू विरोधी नीति और देश के राष्ट्र विरोधी नीति के विरुद्ध जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की और 1980 में जो जनसंघ की स्थापना हुई वो भी जो है कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी विचारधारा की। 2 सांसदों की आप सुन लीजिए मेरी बात, 282 पे आप सुन लीजिए, आप तो आपका ज्ञान दे दिया था, राम मंदिर आप ज्ञान, देश ने आपका ज्ञान मुझे पता है, आप आपकी राय साहब सुन लीजिए, आपका ज्ञान मुझे पता है। आपने जब ये लाइन बोली ना, मैं उसी समय समझ गया आपको कितनी भाजपा की जानकारी है, क्योंकि इससे ज्यादा आपकी जानकारी और हो भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप गूगल मास्टर से ज्यादा मुझे लगे नहीं, क्योंकि भाजपा को आप समझा ही नहीं लगा रहे हैं। सर मैं बता, अब आपको लगे तो दर्द होता है, दर्द इसलिए क्योंकि आपने गलत बोला। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उस समय नहीं, बल्कि अगर आपकी पार्टी में ये प्रस्ताव हमारा राम जन्मभूमि आंदोलन का है, तो इसलिए आपको की बात करते हैं, कौन मास्टर है? आपने जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के बात को मानते हैं, जैसा इन्होंने उनका प्रस्ताव की तरह मानते हैं, जैसा इन्होंने कहा, आप मानते हैं कि राहुल गांधी भी गोल गोल घुमा रहे हैं, जैसा ये लोग कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? नहीं बिल्कुल यही कह रहे हैं आप, जैसा आपने कहा कि ब्लफ चल रहा है, ब्लफ चल रहा है, ब्लफ इनके लिए भी चल रहा है। मतलब आप राहुल गांधी के 72,000 को ब्लफ कह रहे हैं। भाजपा ने कहा कि भैया शर्मा कंक्लूड करिए। अच्छा 1 मिनट में आप दोनों को रोकूंगा क्योंकि एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए और मेरे पास वक्त बेहद कम बचा है। मुझे 9 लखा मंगा दो रे, ये गाना गाकर सिल्वर स्क्रीन पर प्रसिद्ध होने वाली और पूरे देश में छा जाने वाली अभिनेत्री जया प्रदा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। जया प्रदा जी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और रामपुर से चुनाव लड़ने वाली हैं और एक बेहद ही दिलचस्प फाइट वहां पर देखने को मिलेगी सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार आजम खान, जो कि उनके ध्रुव राजनीतिक विरोधी रहे, उनके और जया प्रदा जी के बीच। जया प्रदा जी आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल, बीजेपी ही क्यों? क्योंकि आपको सबसे वायबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव लगा बीजेपी इसलिए, या आपकी कोई आइडियोलॉजिकल लाइकिंग है? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो मुस्लिमों की राजनीति करती थी उससे बीजेपी जो कि हिंदुओं की राजनीति करती है उसमें आना, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था आपके लिए? सही बोला आपने, लेकिन बहुत बहुत फर्क है इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अंदर। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी से मैं उफ हो गई, क्योंकि उन्होंने जिस तरह मुझे एक महिला को ट्रीट किया है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं 4 साल सक्रिय राजनीति में नहीं थी और अभी मैं बीजेपी में आई हूं, मैं बहुत खुश हूं। आप बीजेपी में आई हैं, बहुत खुश है, लेकिन आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या बात आपको सबसे अच्छी लगी? आप 4 साल सक्रिय राजनीति में नहीं थी, आप एक पॉलिटिशियन रही हैं, सरकार के गवर्नेंस को, उसके मॉडल को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल में बीजेपी में ऐसा क्या आपको सबसे अच्छा लगा जो आपको इसकी तरफ खींच लाया? देखिए, भ्रष्टाचार, गंदगी
और समाज में जो बुराई के लिए उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत एक इंसान समाज को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने आज देश को एक सुरक्षित एहसास करने के लिए एक मौका दिया था। उनके हाथों में देश सुरक्षित है। आपको लगता है उनके हाथों में देश सुरक्षित है? लेकिन अब मैं आपके चुनाव की तरफ आऊं, मुझे ये बताइए कि रामपुर से आप वैसे तो हमेशा से पॉलिटिकली आजम खान से लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार जो राजनीतिक लड़ाई होने वाली है वो सीधे सीधे आजम खान और आपके बीच में होने वाली है। क्या रामपुर का चुनाव इस बार बदला हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल। पहले 2004 में आजम खान साहब मुझे लड़ाया था, लेकिन वो खुद अभी हमारे खिलाफ लड़ने वाले हैं। इतना फर्क है। लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मैं 2009 में जब चुनाव लड़ रही थी तो वो अंदरूनी लड़ाई तो शुरू हो गई है। अब खुल्लम खुल्ला जो है आमने सामने लड़ाई होने वाली है। आपने कहा खुल्लम खुल्ला आमने सामने लड़ाई होने वाली है, लेकिन इस लड़ाई में आपको जो सबसे बड़ी बात है, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझती हैं, 2 बार वहां से एमपी रही हैं, मुझे ये बताइए कि एसपी, बीएसपी और आरएलडी इन तीनों का गठबंधन अगर अंक गणित के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के गठबंधन से वोट शेयर के मामले में बहुत आगे है। आपको नहीं लगता इस लिहाज से रामपुर का चुनाव, क्योंकि एसपी और बीएसपी और आरएलडी तीनों साथ में है, तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है, चुनौती भरा होने वाला है? देखिए, ऐसा है ना, लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा कभी भी एक साथ जुड़ने का मौका कभी नहीं हुआ था, क्योंकि एक दूसरे को इतना नफरत करते थे। अब ये चुनाव का गठबंधन हो गया था, लेकिन लोग चाहते हैं कि आप गांव-गांव में जाओ, क्योंकि गरीबों को तकलीफ जानने वाला और किसानों के लिए मदद करने वाला, आज बच्चे यही पुकारते हैं कि मोदी मोदी मोदी। और मैं भी इस मंच से कह रही हूं कि एक बार और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी होना चाहिए। आपने कहा कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि 2004 में आजम खान ने आपको चुनाव लड़ाया था, लेकिन 2009 तक आते आते ऐसा क्या बदल गया कि आजम खान आपके धुर विरोधी हो गए और आपको उन्होंने रामपुर के चुनाव के अंदर बिलो द बेल्ट तक हिट करने की कोशिश की? इसलिए कि लोग जो है मुझे प्यार करने लगे हैं, मुझे विश्वास करने लगे हैं, और रामपुर के जनता मुझे एक बेटी की तरह मानने लगे हैं। इसके वजह से आजम साहब को ये अच्छा नहीं लगा और रास नहीं आई। क्या अमर सिंह जी से आपकी राजनीतिक रिश्ते थे, आपके व्यक्तिगत रिश्ते थे, आपके पारिवारिक रिश्ते थे, आपके दोनों के परिवार एक है? आजम खान को ये भी दिक्कत होती थी जयप्रदा जी? देखिए, हमारा एक सीमा है और आदरणीय अमर सिंह जी को मैं गॉडफादर मानती हूं, और जो लोग इतने सारे पार्टी के जो अधिनेता हैं जो समाजवादी पार्टी में, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे राम गोपाल यादव जी हो, चाहे अखिलेश हो, कोई मुझे बचाया नहीं है। जब मैं मुसीबत में थी, आजम साहब का जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा था, तो सिर्फ अमर सिंह जी ने मुझे बचाया। इसलिए मैं चाहती हूं कि आने वाले इस चुनाव में भी मैं अपील करती हूं कि अमर सिंह जी हमारे लिए सपोर्ट करें और इस प्रचार में मेरे साथ दें। क्या अमर सिंह जी आपके चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर में दिखाई देंगे, रामपुर में सक्रिय तौर पर आपका प्रचार करेंगे जयप्रदा जी? देखिए, मैं इसको निर्णय करने वाली मैं कौन होती हूं? पार्टी का अधिनेता वो डिसाइड करते हैं कि कौन प्रचार में आएंगे, कौन नहीं आ सकते हैं। तो मैं इस बात को मैं पार्टी के ऊपर छोड़ देती हूं। आप मुझे ये बताइए कि एसपी और बीएसपी ये दोनों राजनीतिक पार्टी अपने जन्म से सिर्फ एक गठबंधन को छोड़कर आपस में लड़ती रही हैं, और पिछले 25 साल से ये दोनों राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से लड़ती रही हैं। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे आपस में मिल पाएगा, चाहे वो रामपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के दूसरे भाग हो? देखिए, नेता लोग अपने फायदा के लिए मिल सकते हैं, लेकिन जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता जो जीवन भर उनके झंडा उठा के चले हैं, उनको कैसे एक तालमेल करा सकते हैं? ये तो मुमकिन बात नहीं है।
बिल्कुल, आपने कहा तालमेल नहीं करा सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी से आप अलग तब हुई थी दूसरी बार जब अखिलेश यादव अपने पिता के ही खिलाफ हो गए थे। अखिलेश ने जिस तरह से अपने पिता को डे टू डे पार्टी के अफेयर से बाहर किया, उसको देखकर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया आई? क्या अखिलेश ने अपने पिता के साथ जो किया था उसको आप ठीक मानती हैं, क्योंकि उस परिवार के साथ, उस राजनीतिक दल के साथ आपका लंबा और सालों का इतिहास और सालों का नाता रहा है? तो इसीलिए तो एक मेन मुद्दा हो गया है कि मैं जब अखिलेश और मुलायम सिंह जी का जो रिफ्ट हो रहा था, तो मुलायम सिंह जी के साथ हम चले गए, क्योंकि मुलायम सिंह जी एक पिता समान है, एक वरिष्ठ नेता है। उनके साथ उनके अपने बेटा अगर सत्ता के लिए और पार्टी का अधिनेता बनने के लिए एक स्वार्थ के लिए पिता को अलग करके जब अखिलेश पिता को अपना नहीं मान सकता है, तो वो मायावती को क्या अपना मानेंगे? तो आपको लगता है कि सिर्फ ये मतलब के लिए राजनीतिक रिश्ता है और ये राजनीतिक रिश्ता कोई बहुत लंबे टाइम तक साथ नहीं चलने वाला है एसपी और बीएसपी का? बिल्कुल बिल्कुल, आप चुनाव के नतीजे देखिए, उसके बाद इन दोनों का आमने सामने कितना लड़ाई होने वाला है। मुझे ये बताइए कि रामपुर की जनता ने आपको 2 बार एमपी देखा है, आप वहां के घर घर में परिचित हैं, रामपुर के लोग आपको यहां तक बड़े स्नेह से मानते हैं और आप रामपुर से लगातार कनेक्ट भी रही हैं। इस बार अगले 5 साल के लिए रामपुर की जनता जो आपको सुन रही होगी, उससे क्या कहना चाहेंगी, क्या वादा करना चाहेंगी? देखिए, रामपुर में विकास की जरूरत है और मैं विकास करने के लिए मैं हरदम पीछे कभी भी हटा नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहती हूं कि महिलाओं के रक्षा करने के लिए मैं आगे रहूंगी। और दूसरी बात, बीजेपी इस नाम से जानती है कि महिलाओं को रक्षा करती है, बीजेपी इस नाम से जानती है कि महिलाओं को सुरक्षित करती है। तो मैं उस उसूलों को लेकर मैं रामपुर में, हमारे रामपुर के सरजमीन में मैं आखिरी दम तक वहां पे काम करूंगी और सेवा भी करूंगी। आपने कहा आखिरी दम तक आप काम करेंगी, सेवा करेंगी। एक और महिला जो है, एक और राजनीति में महिला की एंट्री हुई है और वो लगातार सक्रिय है, वो नाम है प्रियंका गांधी का, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल, जहां पर उनको ईस्ट यूपी की जिम्मेदारी है, उसको बदल पाएंगी, उसको परिवर्तित कर पाएंगी? क्या आप उनको इस राजनीतिक पारी के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगी जयप्रदा जी? देखिए, बात यह है कि आज चुनाव के माहौल में सब लोग अपने अपने जो है पार्टियों का प्रचार करने में लगे हुए हैं। इसमें एक हिस्सा प्रियंका जी भी हैं, वो अभी शुरू किए हैं, वो गंगा यात्रा कर रही है, रेल यात्रा कर रही है। आगे भी हम अपने अपने रास्ते से वो लोग अपने पार्टी को ज्यादा वोट देने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूं कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना हो, अगर गंदगी को रोकना हो, अगर महिलाओं के लिए रक्षा करवाना हो, ये सिर्फ मोदी जी एक बहादुर लीडर है और वो जरूर इस बार भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और बच्चे जो कह रहे हैं, महिला भी कह रही है कि मोदी 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 और मोदी जिंदाबाद। मुझे एक बात बताइए कि रामपुर में बहुत ज्यादा मुस्लिम आबादी है, अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पहले आप समाजवादी पार्टी के साथ थी। क्या मुसलमान बीजेपी में आने के बाद उस जयप्रदा को वोट डालेंगे जिससे वो बड़े फेमिलियर थे, जिसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं? देखिए, एक बात मैं जरूर बताना चाहती हूं, मैं विकास के नाम से मैं रामपुर जा रही हूं और महिलाओं के उत्थान के लिए मैं रामपुर जा रही हूं। और दूसरी बात यह बताना चाहती हूं कि मेरे बारे में सारे, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दोनों जानते हैं मैं किस तरह काम करती हूं, मैं किस तरह दोनों चाहे मुसलमान और हिंदू दोनों को किस तरह मिला के मैं चलती थी। तो आज मेरे लिए ये नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक मेरे लिए जो प्रचार में, जो इलेक्शन में हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, वो है मुझे ये जंग लड़ना है और मुझे जीतना है। अमर सिंह जी क्या भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं जयप्रदा जी? मुझे क्या पता है सर, आप उनसे पूछिए ना।
जयप्रदा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मोदी जी के 5 साल के कार्यक्रमों के बारे में आपको जनता को कम्युनिकेट करना हो, जुड़ी है, आप एक देश की सबसे जानी मानी फिल्म अभिनेत्रियों में से एक हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपसे कहा जाए कि मोदी जी के 5 साल के काम को समाप्त करने के लिए आपको अपने एक फिल्म का डायलॉग या गाना समर्पित करना हो, तो आप क्या करेंगे? देखिए मोदी जी के लिए हम बोलने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए जयप्रदा जी, आप हमसे जुड़ी, आपने हमसे बात की, जय। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए। तो इंडिया न्यूज पर ये थी जयप्रदा जी, जो रामपुर में आजम खान के साथ सीधा मुकाबला करने वाली हैं, और जाहिर सी बात है ये चुनाव पूरे 2019 के चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक होने वाला है। फिलहाल इंडिया न्यूज में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला मेरे सहयोगी राकेश के साथ जारी है।